हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। जल्दी जल्दी आ जाएं फटाफट। हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब, छोटे बच्चों। जल्दी आ जाएं, कॉन्ट्रैक्ट की क्लास, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 की क्लास शुरू होने वाली है। जल्दी जल्दी आ जाएं फटाफट। इसके पहले हम लोगों ने काफी हिस्सा कवर कर लिया है। अब बारी है चैप्टर नंबर 4 की। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं तब तक सारी जगह पर लिंक भेज देता हूं, फटाफट आ जाएं। ठीक है, रिवीजन के लिए हम लोग जुड़ गए हैं। आज पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करना है चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर नंबर 4 का। चैप्टर 4 लाइव नाउ। जल्दी जल्दी आ जाएं, फटाफट आ जाएं, फटाफट फटाफट फटाफट। जल्दी से आ जाएं, जल्दी से। कॉस्टिंग, कॉस्टिंग लॉस लाइव नाउ। एक बार हम लोग ये सारे 31 जुलाई तक खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग वापस से अपने आंसर राइटिंग वाले पोर्शन में चले जाएंगे। कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है, आ जाइए फटाक से। आ जाओ सर, इसको यहां रख दें, चलते हैं। तो भैया इसके हिसाब से अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपने अभी तक, ठीक है, अगर मैं इसके हिसाब से दिखाऊं आपको तो आपने अभी तक हमारे साथ क्या क्या कर लिया है। आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 3 खत्म कर लिया है, आपने चैप्टर 2 और चैप्टर 5 खत्म कर लिया है, और आज आपका आने वाला है चैप्टर 4। कल रात में मैं 2-3 बजे तक काम कर रहा था, ठीक है, तो अराउंड उसके ही आसपास मैंने आपके लिए ना दो चीजें बनाई कल। एक मैंने आपका बनाया लॉ का एबीसी एनालिसिस, जिसमें साथ में मैंने ये भी डिस्कस किया कि आपको किस फ्लो में चीजों को रिवाइज करना चाहिए, वो भी डिस्कस किया मैंने उसी में आपके साथ। और साथ में ऑडिट का भी मैंने सेम चीज बनाई, एबीसी एनालिसिस और क्या होना चाहिए फ्लो ऑफ रिवीजन। एक वीडियो आज प्रीमियर होगा इस चैनल पर, एक वीडियो कल प्रीमियर होगा इस चैनल पर। ठीक है, तो एक आज एक कल, सही चीज। ठीक है, तो दोनों को देखना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे ही वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगी। अब मैं अभी का अपना वीडियो तो खोल लूं, जिससे मुझे चैटें दिखाई देने लगे। अभी मुझे चैटें नहीं दिखाई दे रही। ओके, चलिए सर, फिर शुरू करते हैं। एक आज एक कल। चैटें नहीं दिखाई दे रही, चैटें। सब लोग वीडियो लाइक कर दो यार, गधे की तरह कम से कम देख रहे हो, कम से लाइक तो करो। आयो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट सर, लेट्स बिगिन। आइए, चैप्टर नंबर 4, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। सर ये जो चैप्टर है ये काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन अभी हम लोग हाल फिलहाल एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जब से नया सिलेबस आया है, दैट इज जून 2024 ऑनवर्ड्स, हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं। बेटा समय जी, मैं अभी भी जवान हूं बेटा, आप टेंशन मत लीजिए। आप जिस लड़की को पसंद करते हैं वो भी अभी मुझे पसंद करती है, तो मेरी जवानी पे आप इतना संदेह ना लगाएं, हम हैं जवान। आइए, अब बात आते हैं शेयर कैपिटल और डिवेंचर पर। तो भैया ये जो चैप्टर है काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम लोग ने ओवर द इयर्स एक चीज नोटिस कर रहे हैं, जून 24 ऑनवर्ड्स अभी हम लोग देख रहे हैं कि आईसीआई इस चैप्टर की ना वेटेज धीरे धीरे कम करने लग रहा है। धीरे धीरे कम करते करते तो इस लेवल तक आ गए हैं कि मे के पेपर में तो इसकी वेटेज ही नहीं है, मे के पेपर में तो ये है ही नहीं। ठीक है, बट वही है, अपने को नहीं पता कब कोई चीज पलट पलट जाए, कब दुर्घटना और घटना घट जाए। तो आप एकदम घबराइएगा नहीं, ठीक है। आप अपने हिसाब से जिस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो, आप पीछे मत हटो। ठीक है, तो आइए सर, शेयर कैपिटल होगा फ्रॉम सेक्शन 43 टू 70 और 71 होगा डिबेंचर के बारे में। ठीक है, हाँ। अच्छा, सबसे पहले सर आता है सेक्शन 284 जो बोलता है शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इट इंक्लूड स्टॉक।
सर ये अगर आप देखो, ये एक मीन्स और इंक्लूड्स दोनों डेफिनेशन है। अगर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स याद हो तो ऐसे डेफिनेशन को हम लोग एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मानते हैं। जब ये बोलता है ना शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, उसका मतलब क्या है कि जब आप एक कंपनी में शेयर कैपिटल खरीदते हो तो आप उस कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें एक शेयर खरीदते हो। कंपनी के एसेट का एक शेयर आपका नहीं होता, कंपनी के प्रॉफिट का एक शेयर आपका होता है। आप कंपनी में एक इंटरेस्ट खरीदते हो बाय परचेजिंग शेयर्स इन द कंपनी। सर जो शेयर होते हैं सर वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंस, ठीक है। सर प्रेफरेंस का नाम प्रेफरेंस इसलिए है क्योंकि उसमें आपको दो चीजों की प्रेफरेंस मिलती है, एक रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की और दूसरी डिविडेंड की। ऐसा नहीं है कि डिविडेंड हमेशा मिलेगा, डिविडेंड प्रेफरेंस को तब अगर डिक्लेयर हुआ है तो इक्विटी के पहले मिलेगा, इक्विटी के पहले होना चाहिए। अब प्रेफरेंस में भी कितने तरह की प्रेफरेंस आते हैं, प्रेफरेंस में भी कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है पार्टिसिपेटिव या नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। इनका क्या होता है, नॉर्मल डिविडेंड का हिस्सा तो लेंगे ही, नॉर्मल डिविडेंड का हिस्सा लेने के बाद ये आपके एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में भी शेयर करते हैं। एक होता है क्यूमुलेटिव, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव डिवेंचर वो होता है, ठीक है, क्यूमुलेटिव डिवेंचर वो होता है, मतलब प्रेफरेंस वो होता है जिसमें अगर आपको डिविडेंड नहीं मिला है एक साल तो वो डिविडेंड अक्यूमुलेट होता रहता है ओवर अ टाइम पीरियड। फिर आते हैं कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस वो होती है जो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकती है, नॉन कन्वर्टेबल वो है जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होता। और प्रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ रिडीमेबल होते हैं सर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। क्योंकि सर अब आज की डेट में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते ही नहीं है, ठीक है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते ही नहीं है, देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर एज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जब इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी दो तरीके की होती है, एक होती है प्लेन वेनिला इक्विटी, एक होते हैं शेयर्स विद डिविएशन वोटिंग राइट्स। बात करेंगे सर प्लेन वेनिला इक्विटी में क्या होता है, अगर आप एक शेयर खरीदते हो आपको एक वोट मिलता है। डीवीआर में क्या होता है, जब आप शेयर्स खरीदते हो आपको हर शेयर पर वोट नहीं मिलता, ठीक है, वो थोड़ा सा क्यूमुलेटिव इन नेचर होता है, मतलब आपको सारे के सारे वोट नहीं मिलते हैं शेयर्स पर। भैया सब लोग लाइक कर दो वीडियो को। आपको गिने चुने, मतलब ऐसे कर लो रेशियो चेंज हो जाता है कि मान लो आपने 10 शेयर लिए उसके बदले में एक वोट मिलता है, तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट में वोटिंग राइट्स कम होते हैं, ठीक है, लेकिन डिविडेंड राइट ज्यादा होते हैं, वोटिंग राइट कम होते हैं, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा कभी क्या प्रेफरेंस के वोटिंग राइट हो सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ सर, प्रेफरेंस के वोटिंग राइट तीन केस में होते हैं। एक, अगर वो वाइंडिंग अप के समय में कंपनी को बंद करना है या नहीं इसका डिसीजन है तो प्रेफरेंस के वोटिंग राइट हो सकते हैं। दूसरा, अगर प्रेफरेंस को के राइट को इफेक्ट करने वाला कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है तो प्रेफरेंस के वोटिंग राइट हो सकते हैं। और भाई अगर आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, यही सब समय करते करते पहला अटेम्प्ट लग गया है तुमको, यही सब हरकतें करते करते, अगर आपके क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उसमें अगर आपने 2 साल कंटिन्यूअस डिविडेंड नहीं दिया है तो भी आपको राइट टू वोट मिल जाता है, प्रेफरेंस वालों को इन तीन केसेस में मिलता है। हमने नोट्स में उसको समराइज करके यहां पर लिखा हुआ है। सर प्लेन वेनिला इक्विटी और डीवीआर इक्विटी में फर्क क्या होता है। प्लेन वेनिला इक्विटी में एक शेयर पर एक वोट मिलता है, ठीक है, डिविडेंड मिलता है फेस वैल्यू पर, ठीक है। प्लेन वेनिला इक्विटी में फेस वैल्यू 100 है, डिविडेंड मिलता है 20%, ऐसा फेस वैल्यू पर। और यहां पर कंट्रोल वोटिंग पावर की वजह से मिल जाता है। लेकिन डीवीआर में क्या है, शेयर ज्यादा लेने पड़ते हैं वोट के लिए, जैसे 10 शेयर पर एक वोट मिलता है। अब उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, डिविडेंड ज्यादा दे देते हैं, ठीक है, बोलते हैं कि भैया हम एक काम करते हैं, हम आपको वोटिंग राइट तो ज्यादा नहीं दे रहे ना, वोटिंग राइट तो दे नहीं रहे पूरे पूरे, तो हम एक काम करते हैं आपको डिविडेंड थोड़े ज्यादा दे देते हैं। डिविडेंड ज्यादा देने से वो अट्रैक्टिव ज्यादा बन जाएगा, ठीक है, अट्रैक्टिव ज्यादा बन जाएगा। यहां पर कंट्रोल लेस कॉम्प्रोमाइज होता है और डिविडेंड थोड़ा ज्यादा मिलता है। अच्छा डिविडेंड ना हमेशा बेसिस पॉइंट में दिया जाता है, तो जैसे अगर मैंने बोल दिया कि मैं आपको 100 बेसिस पॉइंट ज्यादा डिविडेंड दे रहा हूं, इसका मतलब है 1%, ये नहीं कि 100% ज्यादा दे रहा हूं, 1% ज्यादा दे रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं मैं आपको 50 बेसिस पॉइंट डिविडेंड ज्यादा दे रहा हूं, मतलब 0.5% ज्यादा दे रहा हूं। 25 बोला तो 0.25,
सबसे पहला सेक्शन जहां ये कानून शुरू होता है, ये चैप्टर इस सेक्शन नंबर 43, इशू ऑफ शेयर्स फॉर डीवीआर। सर डीवीआर शेयर्स इशू करने की कंडीशन क्या है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीवीआर शेयर इशू करने की कंडीशन क्या है। ये है सेक्शन 43 रेड विथ रूल 4। ठीक है, क्या है सर कंडीशन? 100 बेसिस पॉइंट मींस 1%। ठीक है, क्या है कंडीशन? सबसे पहला, आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पावर होनी चाहिए। ठीक है, पहली बार आपको ओआर पास करना है, लेकिन पोस्टल बैलेट से। लोग सोचते थे कि खाली स्पेशल रेजोल्यूशन ही पोस्टल बैलेट से पास होता है, ऐसा नहीं है। डीवीआर के लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ रहा है, लेकिन पोस्टल बैलेट से। पोस्टल बैलेट मतलब आपको उनको रेजोल्यूशन घर भिजवाना होगा। ऐसा नहीं कि मीटिंग में बुलाया, जितने आए वो वोट देंगे, नहीं, आपको नोटिस घर भिजवाना है, घर से वोट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इश्यू ऑफ डीवीआर शैल नॉट एक्सीड 74% ऑफ द टोटल कैपिटल एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। मतलब जो डीवीआर आप इशू कर रहे हो वो 74% से ज्यादा का नहीं हो सकता ड्यूरिंग एनी टाइम इन द कंपनी। 74% ड्यूरिंग लाइफ टाइम मतलब आपका जो टोटल कैपिटल है, लेट्स से 100 करोड़ का है, उसमें से 74 करोड़ से ज्यादा आपका डीवीआर नहीं हो सकता। ये तीन कंडीशन नॉर्मल कंडीशन है। एओए में पावर होनी चाहिए, ओआर पास करना है पोस्टल बैलेट से, और 74% ऑफ द टोटल कैपिटल क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन की मुट्ठी बना लो, ये तीन कंडीशन की मुट्ठी बना लो, इनको एक तरफ रख दो। अब बाकी के बारे में बात करते हैं। कंपनी ने पिछले 3 साल में, क्या बोला मैंने? कंपनी ने पिछले 3 साल में किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न को फाइल करने में गड़बड़ नहीं की होनी चाहिए। इन द लास्ट 3 इयर्स, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 साल में ना तो कंपनी ने 137 का कोई कांड किया है या 92 का। 92 क्या बोलता है? एनुअल रिटर्न शैल बी सबमिटेड विद इन 60 डेज फ्रॉम द एजीएम। 137 क्या बोलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी सबमिटेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द एजीएम। बाबू करेक्ट बोला। ऐसा कोई भी काम इन्होंने नहीं किया है। यहां पर 3 साल लिखा है, मैंने नीचे एक एग्जांपल लिया है कि लेट्स से एक कंपनी 25-26 में डीवीआर इशू करना चाहती है, तो उस केस में ना तो 24-25 में कोई गलती होनी चाहिए, ना 23-24 में कोई गलती होनी चाहिए, ना 22-23 में कोई गलती होनी चाहिए, लास्ट 3 साल में। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट कंडीशन बोलता है कंपनी हैज नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। ऊपर वाले में और नीचे वाले में फर्क क्या है? ऊपर वाले में 3 साल में पीछे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट वाले में बोल रहा है कि भैया सिर्फ अभी कोई गलती नहीं हुई होनी चाहिए, मतलब कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट हुआ, आपने पे कर दिया, आपको तुरंत हम डीवीआर इशू करने दे देंगे। सबसिस्टिंग नहीं होना चाहिए, मतलब कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, कोई एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। क्या चीज में? हमने इसका एक एक्रोनिम बनाया है, पीडी क्यूब। पीडी क्यूब, पी फॉर प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डी फॉर डिबेंचर के रिडेम्पशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डी फॉर डिपॉजिट के रिडेम्पशन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। डी फॉर डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है उसका पेमेंट हो गया होना चाहिए। पी डी क्यूब, पी फॉर प्रेफरेंस, डी फॉर डिबेंचर, डी फॉर डिपॉजिट, डी फॉर डिविडेंड। पर इसमें क्या है? मान लो आपने डिफॉल्ट किया है और डिफॉल्ट करते ही आपने 31 मई को पेमेंट कर दिया। डिफॉल्ट किया था 31 मई को, आपने 10 जून को पेमेंट कर दिया। क्या मैं 11 जून को तुरंत डीवीआर इशू कर सकता हूं? द आंसर इज यस, तुरंत कर सकते हो भाई, कोई टेंशन नहीं, तुरंत कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सब लोग वीडियो को लाइक कर दे बेटा, जो लाइक नहीं करेगा पास नहीं करेगा। आप करो कदा, बोलना पड़ता है, सब बोलना नहीं चाहते फिर भी, एक तो लाइक नहीं कर सकता तुम, चलो आगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगली कंडीशन, दो कंडीशन हुई अभी तक। 3 साल वाली हुई एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसके बाद अगली कंडीशन हो गई पीडीक्यू। तीसरी कंडीशन, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन लाई, लाई झूठ, कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन लाई। लेकिन लाई के डिफॉल्ट में क्या है समझो, आपने लाई का डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट करने के बाद उस साल के एंड से 5 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा डिफॉल्ट ठीक करने के लिए, उसके बाद ही आप डीवीआर इशू कर सकते हो। लाए क्या? आपने भैया लोन नहीं पेमेंट किया है, आपने बैंक से लोन लिया था, उसके बाद लोन को पेमेंट नहीं किया। दूसरा,
इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड जो बनता है सेक्शन 125 में, उसमें पैसा ट्रांसफर करना पड़ता है अगर 7 साल तक कोई पैसा किसी ने क्लेम नहीं किया तो 30 दिन में ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर आपने वो ट्रांसफर में डिले किया है, या आपने इंप्लॉय के स्टैट्यूटरी ड्यूज नहीं पेमेंट किए हैं जैसे कि सैलरी या प्रोविडेंट फंड, तो लाए आता है। LIE, एल फॉर लोन नहीं पेमेंट किया, आई फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड से पैसा नहीं पेमेंट किया है, ई फॉर आपने इंप्लॉयज को पेमेंट नहीं किया है, आपने इंप्लॉयज को पेमेंट नहीं किया है। ये 3 चीजें अगर आपने नहीं की है, LIE, एल फॉर लोन, आई फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, ई फॉर इंप्लॉय। ध्यान से देखना मैं क्या बताने जा रहा हूं। However, a company may issue DVR upon the expiry of 5 years from the end of the financial year in which the default is made. अब देखो इसकी मैं कैलकुलेशन दिखाता हूं आपको। मैंने एक लोन लिया CSG लिमिटेड ने 20 करोड़ रुपए का, डिफॉल्ट कर दिया 30 मई को पेमेंट करने में, 30 मई 2025 को। फिर 10 अगस्त को हम लोगों ने लोन का पैसा पेमेंट कर दिया, 10 अगस्त 2025। 10 अगस्त 2025 का फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा? 31/3/2026। 31/3/2026 से 5 साल बाद आई विल बिकम एलिजिबल फॉर डीवीआर। तो 26 से 5 साल गिनो, 26 27, 27 28, 28 29, 29 30, 30 31। ठीक है, तो 1431 से मैं डीवीआर इशू कर सकता। तो मेरे को डिफॉल्ट को ठीक करने के बाद बाबू 5 साल तक रुकना पड़ेगा बेटा, डिफॉल्ट ठीक करने के बाद। ठीक है, ये कंडीशन सबसे ज्यादा घातक है। पीडी क्यूब भी इतना घातक नहीं था, उसके ऊपर एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इतना घातक नहीं था जितना ये है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट वाला भी इसी के जैसा है, पर नेक्स्ट वाला क्या है, पीछे की बातें हैं। जैसे बोलता क्या है, इस कंपनी के ऊपर कभी भी किसी कोर्ट ने या कभी भी किसी ट्राइब्यूनल ने पिछले 3 साल में, ये वैसा ही वाला है जैसा एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला है, पिछले 3 साल में ना तो इसके ऊपर आरबीआई ने कोई पेनल्टी लगाई है, ना सेबी ने कोई पेनल्टी लगाई है, ना सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कोई पेनल्टी लगाई है, ना फेमा ने कोई पेनल्टी लगाई है, ना किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई पेनल्टी लगाई है। किसी ने कोई भी पेनल्टी इसके ऊपर इंपोज नहीं की है इन द लास्ट 3 इयर्स। इन द लास्ट 3 इयर्स कोई भी पेनल्टी इसके ऊपर इंपोज नहीं की गई है पिछले 3 साल के अंदर अंदर। अब मैं देखो इसका एक एग्जांपल बताता हूं। यहां पर आईसीआईसीआई है, आईसीआईसीआई ने एक एक्शन, आईसीआईसीआई बैंक के अगेंस्ट एक एक्शन लिया गया आरबीआई द्वारा। ठीक है, कब लिया गया ये एक्शन? 10 सितंबर 2025 को। तो अब ये कब तक नहीं कर पाएगी? अब देखो सर, जब तक एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ना लिखा हो कानून में और आपको ईयर कैलकुलेट करने के लिए बोले बेटा, तो ईयर वहीं से कैलकुलेट करना जो तारीख हो। अगर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर लिखा है तो ही एंड लेना। जैसे यहां पर अगर हमारे ऊपर सजा 10 सितंबर 2025 को लगी है, आप नोटिस करोगे मैंने 10 सितंबर 2025 से ही 3 साल गिने हैं, 10 सितंबर 2028 वहीं से वहीं मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा था। बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात। हो सकता है आप अभी मेरी बात को सीरियसली ना ले रहे हो कि सर ये कौन सी बड़ी बात बोल रहे हैं। कल को अगर यही एमसीक्यू में आ गया और तुमको याद नहीं हुआ ना, और तुमने दिन गलत गिन दिए, तो तुम कोसोगे अपने आप को। 7 कंडीशन क्या हुई, अब कैसे याद रहेगा? 7 कंडीशन है, डेफिनेशन क्या है, सेक्शन क्या है, 43। 4+3 कितना होता है? 7 होता है। तो डीवीआर इशू करने की 7 कंडीशन है। पहली वाली, आपके आर्टिकल में परमिशन होनी चाहिए। दूसरी वाली, ओआर पास होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। तीसरी वाली मेरे बेटा, तीसरी वाली पास होनी चाहिए, एआर और एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया होना चाहिए, मतलब किया होना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए इन द लास्ट 3 इयर्स। 74 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पीडी क्यूब नहीं होना चाहिए सबसिस्टिंग। लाए क्यों करना है 5 साल में नहीं होना चाहिए। और ट्राइब्यूनल या कोर्ट द्वारा कोई परमिशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो सर आ जाओ बेटा। ओके सर, एक बार आपने डीवीआर इशू कर दिया, ठीक है,
तो उसको आप प्लेन वेनिला इक्विटी में कन्वर्जन नहीं कर सकते। मतलब अगर वो डीवीआर की तरह इशू हुए हैं तो उनके राइट डीवीआर तक ही रहेंगे। अब यहां पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये ना सिर्फ आईसीआई के पर्पस के लिए है, बट प्रैक्टिकली मैं आपको ये बात बताता हूं, आप प्रैक्टिकली डीवीआर इशू करने के बाद उसको आप दूसरी किसी सिक्योरिटी के राइट भी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड जब आपने डीवीआर इशू किया था उस टाइम पर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था दैट योर राइट्स एज अ डीवीआर कैन बी ऑल्टर्ड। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, हाल फिलहाल में अभी टाटा ने भी किया है, जहां पर डीवीआर इशू करने के बाद उन्होंने डीवीआर के राइट्स को बदल दिया था। ठीक है, बट आईसीएआई के पर्पस के लिए आप सिर्फ यही याद रखोगे कि डीवीआर वाला इशू, डीवीआर वाले के राइट चेंज नहीं हो सकते। एज सिंपल एज दैट, आईसीएआई के पर्पस के लिए। ठीक है, आइए सर नेक्स्ट। डीवीआर शैल बी अवॉर्डेड विथ राइट एंड बोनस शेयर्स ऑफ द नेचर ऑफ डीवीआर। मतलब कल को अगर डीवीआर सिक्योरिटीज पर राइट शेयर या बोनस शेयर मिले तो वो वैसे ही होंगे, डीवीआर पर डीवीआर ही मिलेगा, डीवीआर पर नॉर्मल शेयर नहीं मिल सकते। क्योंकि सर सोचो, अगर हम डीवीआर पर आपको नॉर्मल शेयर दे रहे हैं तो आप तो मेरे नॉर्मल शेयर होल्डर के साथ जाके गोद में बैठ जाओगे, मतलब उसकी गोद में नहीं बैठ जाओगे, मेरा मतलब उसके बराबर में बैठ जाओगे। फिर तो मेरा नॉर्मल वाला शेयर कैपिटल वाला तो बेवकूफ बन गया। वो तो बोलेगा सर मैं तो महंगा खरीद के आया, डीवीआर सस्ते मिलते हैं मार्केट में। होता है मैं सर महंगा खरीद के आया और इज्जत भी मेरी इनसे कम है, तो फिर फायदा क्या हुआ मेरा। ठीक है, अच्छा अब देखो, नॉर्मली क्या होता है, जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है बेटा, तब हमेशा एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दिया जाता है अंडर सेक्शन 102। लेकिन ये देखो एक एक्सेप्शन दिखा रहा हूं मैं आपको, हम लोग ने पास किया है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, लेकिन फिर भी सेक्शन 43 में मेरे को एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। क्योंकि मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा कंट्रोल का लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि डीवीआर को ज्यादा वोटिंग पावर नहीं मिलती, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो हुआ है ना बेटा। तो वो जो थोड़ा थोड़ा एक्टू एक्टू हुआ है उसके लिए भी तो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ डीवीआर के बारे में आपको अपने बोर्ड रिपोर्ट में भी बताना पड़ेगा। जो बोर्ड रिपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 134 में, उसमें डीवीआर के बारे में बताना होगा कि हमने डीवीआर इशू किया है। तो ये कंप्लीट हुआ सर आपका सेक्शन 43। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी चीज में दिक्कत हो मेरे को बताना। ठीक है, अब आया सर सेक्शन नंबर 44। ये बहुत ही छोटा सा बहुत ही प्यारा सा सेक्शन है कि जो शेयर्स और डिबेंचर्स हैं वो सब मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकते हैं एंड दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी। 45, अब 45 में क्या है सर, हर शेयर का एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों का भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है ना, जिससे आईसीआई आपको पहचानता है, वही ईआरओ एसआरओ एनआरओ डब्ल्यूआरओ जो भी है, उससे आईसीआई आपको पहचानता है। वैसे ही इनका भी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। शेयर्स का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसको बोलते हैं आईएसआईएन। आईएसआईएन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। आईएसआईएन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये इसको कौन देता है, ये इसको डिपॉजिटरी देता है। ठीक है, ये इसको डिपॉजिटरी देता है। ये नोट्स कहां मिलेंगे बेटा, टेलीग्राम। देखो, जैसे ही क्लास खत्म होगी, ठीक है, जैसे ही क्लास खत्म होगी दीदी, आपको इसी ग्रुप में सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, नोट्स कहीं नहीं जाने वाले, ये याद रखिएगा। नोट्स मैं कहीं लेके भाग नहीं जाऊंगा। ठीक है, देखिए आपको नोट्स कहां मिलेंगे मैं बता देता हूं। ठीक है, आपको सारे नोट्स की मैंने एक ही डेस्टिनेशन बना दी जिससे लोग बार बार मेरे को ना पूछें। ठीक है, सारे के सारे आप इंस्टाग्राम खोल के यहां पर जाओगे सीए शांतम गुप्ता में। ठीक है, इंस्टाग्राम खोल के सीए शांतम गुप्ता में जाओगे। ठीक है, जैसे ही आप खोलोगे यहां पर फोर मोर लिखा हुआ दिखाई देगा प्रोफाइल पर, इस पे क्लिक करो। सीए इंटर की नोट्स की ड्राइव मैंने पूरी डाल दी है यहां पर। इसमें आज तक मई 25 में जो कराया वो भी नोट्स हैं, सितंबर में जो करा रहा हूं वो भी नोट्स हैं, सारे के सारे नोट्स एक ही जगह सब करके डाल दिया। आप अपने मन मुताबिक जितना डाउनलोड करना चाहो उतना करो। और ऑडिट का भी डाल दिया, लॉ का भी डाल दिया, दो फोल्डर बना के ऑडिट और लॉ, और फॉलो भी कर लेना। एक ही वन स्टॉप डेस्टिनेशन में सब कर दिए। इससे अच्छा लोग, जिससे लोग 10 बार मेरे को सेम सवाल ना पूछे। ठीक है, आओ सर।
अच्छा, अब आया सर सेक्शन नंबर 46। सेक्शन नंबर 46 बात करता है शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। सर जो कैसे पता चलेगा कि मैं शेयर का ओनर हूं? एक शेयर सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो दिखाता है कि मैं शेयर का ओनर हूं। इट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमा फेसी? शेयर सर्टिफिकेट पे जिसका नाम लिखा है उसको देखने से पता चलता है कि तू तू है शेयर का ओनर। तो जिसका नाम लिखा है शेयर सर्टिफिकेट पर वो शेयर का ओनर है। ठीक है। अब कंपनी ने, क्योंकि कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू किया है, तो कंपनी उस आदमी की ओनरशिप को डिनाई नहीं कर सकती। हमसे एक सवाल पूछा जाता है छोटा सा कि क्या शेयर सर्टिफिकेट का डुप्लीकेट बनाया जा सकता है? हाँ सर, अगर आपका शेयर सर्टिफिकेट खो जाए या आपका शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय हो जाए या डीफेस्ट हो जाए, कभी कभी होता है ना पेपर के ऊपर से सब मिट जाता है जो पुराना लिखा होता है, डीफेस्ट हो जाए या मल्टीलेटेड हो जाए, पीला पड़ जाए या फट जाए, तो आप क्या कर सकते हो? कंपनी के पास जाके डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मांग सकते हो। लेकिन सर पहली बार शेयर सर्टिफिकेट जब आप डुप्लीकेट मांगोगे तो कंपनी कितने दिन में इशू करती है? अनलिस्टेड कंपनी को विद इन 3 मंथ्स इशू करना है और लिस्टेड कंपनी को विद इन 45 डेज करना है। ये एमसीक्यू पर्पस के लिए आप याद रख लीजिएगा, काफी है कि अनलिस्टेड के लिए 3 मंथ्स है, लिस्टेड के लिए 45 डेज। 3 मंथ्स 45 डेज। 3 मंथ्स 45 डेज। ठीक है, 3 मंथ्स 45 डेज। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद सर ये जो सेक्शन 56 का रेफरेंस यहां क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यहां पर बताया गया है कि सर पहले पहले कितना टाइम पीरियड होता है फर्स्ट टाइम सर्टिफिकेट देने का। ये एमसीक्यू में आ सकता है, तो मैं तो इसको रेशियो बोलता हूं कि 2:1:6। रेशियो की तरह याद कर लो, 2:1:6। सर अगर आप पब्लिक इशू में शेयर खरीदे हो तो आपको अलॉटमेंट से 2 महीना के अंदर शेयर सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। अगर आप मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हो एसोसिएशन क्लॉज के, तो 2 महीना के अंदर मिल जाना चाहिए। अगर आपने ट्रांसफर ट्रांसमिशन किया है तो 1 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। तो ट्रांसफर ट्रांसमिशन क्या होता है बाबू? ट्रांसफर का मतलब होता है खुद से देना। ट्रांसफर का मतलब होता है बाबू खुद से देना। और ट्रांसमिशन का मतलब होता है, ट्रांसफर का मतलब होता है बाबू खुद से देना, और ट्रांसमिशन का मतलब होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि जब आपकी किसी में मतलब महत्वपूर्ण आदमी की डेथ हो जाती है और वो आपको नॉमिनी अपॉइंट करके जाता है, तो वो होता है ट्रांसमिशन। इज इट क्लियर सर? ठीक है, 2:1:6। ठीक है। डिबेंचर के केस में काफी टाइम लगता है, तो डिबेंचर के केस में इट इज 6 मंथ्स। डिबेंचर के केस में इट इज 6 महीना, 6 मास, 6 मंथ्स। द शेयर सर्टिफिकेट शैल कंटेन द सिग्नेचर। अब देखो सर यहीं पर फॉर्जरी होती है। अब मैं इसको कल की क्लास से रिलेट करूंगा थोड़ा सा, जिन्होंने कल की क्लास की है, हमारे छोटे बच्चे। शेयर सर्टिफिकेट में 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर चाहिए होता है, और अगर आपकी कंपनी में सीएस है तो 2 डायरेक्टर, एक डायरेक्टर और एक वो चाहिए, क्या बोलते हैं, एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी चाहिए। ठीक है, और एक कंपनी सेक्रेटरी चाहिए। अब मैं आपको फौजरी वाले एग्जांपल से रिलेट करके दिखाता हूं। मान लो यहां पर एक डायरेक्टर जो है वो एक नंबर का निर्लज्ज आदमी है। उसने क्या किया? खुद का सिग्नेचर तो किया ही, दूसरा का सिग्नेचर भी करके इसको उठा के डाल दिया। शुभेंदर यूट्यूब पर लाइव हूं, फोन करता हूं बाद में, मैसेज कर दो। ठीक है। और उसने क्या किया? उसने दूसरे का भी साइन करके इसको आगे बढ़ा दिया। अब ऐसे केस में जिस आदमी को ये मिला वो तो कंपनी को तो लायबल कर नहीं सकता, क्योंकि एक्सेप्शन में है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के। लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इन डैमेजेस के लिए? डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। आप ये एक बात याद रखना बेटा, मैं आपको सिखा रहा हूं। आपको सीए फाइनल में जिस टीचर के पास आप ये लॉ करेंगे वो भी आपको सिखाएगा। एक चीज याद रखिएगा कि जब भी कंपनी कुछ गलत चक्कर में फंसेगी और कंपनी को पेनल्टी देना होगा, 7 आउट ऑफ 10 केसेस में वो पेनल्टी डायरेक्टर की सैलरी से कट के ही जाएगा, क्योंकि वो काम डायरेक्टर ने ही किया होगा। क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी से बाहर की तरफ है, एक्चुअली में अंदर की तरफ तो डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है। चाहे फिर वो आपने देखा हो 15 दिन में पैसा रिफंड करने वाली बात, कि 15 दिन में अगर आपने रिफंड नहीं किया
तो भैया 12% इंटरेस्ट लगता है प्राइवेट प्लेसमेंट में, या 15% इंटरेस्ट लगता है नॉर्मल अलॉटमेंट में, सब कुछ डायरेक्टर की सैलरी से कटता है। ठीक है, आइए, तो अगर एक ओपीसी है तो उस केस में तो एक डायरेक्टर ही साइन कर दे वही काफी है, उसमें सीएसपीएस कहां से लाओगे। अच्छा, अगर यहां पर कोई फ्रॉड या डिफ्रॉड किया जाता है मेंबर्स के अगेंस्ट कंपनी या ऑफिसर के द्वारा, तो कंपनी को पेनल्टी लगेगी मिनिमम 5 टाइम्स द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, हायर वैल्यू पर हो जाएगी 10 टाइम्स द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, और 10 करोड़ विच एवर इज हायर, वो मैक्सिमम लिमिट सेट हो जाएगी। और ऑफिसर तो क्योंकि फ्रॉड कर रहा था वो सीधे 447 खाएगा। बेटा मैक्सिमम लिमिट इन दोनों में से देखी जाएगी, मतलब 10 टाइम्स दी फेस वैल्यू और 10 करोड़, इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो मैक्सिमम लिमिट के लिए सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां आप देखो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि सीएसजी लिमिटेड का शेयर कैपिटल 10 लाख है, 100 ईच, एंड डायरेक्टर ने एक फ्रॉड कमिट किया डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का, मिनिमम फाइन कितना आएगा। ठीक है, 5 टाइम्स दी फेस वैल्यू, मतलब 10 लाख है इंटू 5। ठीक है, 10 लाख इंटू 100 रुपए इंटू 5, 50 करोड़ हो गए, 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू। ठीक है, अच्छा सर अब आया सर सेक्शन नंबर 47, ध्यान से देखना सर। सेक्शन नंबर 47 बोलता है वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। सर इक्विटी शेयर होल्डर को हर केस में वोटिंग राइट मिलेगा, हर रेजोल्यूशन पर वो वोट करेंगे, या तो वोट करेंगे बाय शो ऑफ हैंड्स या वोट करेंगे बाय पोल। दोनों में फर्क क्या होता है? शो ऑफ हैंड्स में 1% का 1 वोट होता है, बाय पोल में जो शेयर होल्डिंग होती है आपकी वो मैटर करती है, जितनी आपकी शेयर होल्डिंग है उस हिसाब से काम किया जाता है। ठीक है, आओ सर। In event of a poll, in case of a निधि company, no member shall be able to exercise right of voting beyond 5% of total voting। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, मान लीजिए आयुष ग्रीन एक निधि कंपनी है। ठीक है, आयुष ग्रीन एक निधि कंपनी है, इसका मैं मेंबर हूं, मेरे पास 12% शेयर कैपिटल है, पोल पर वोटिंग हो रही है, मैं मैक्सिमम कितना यूज कर सकता हूं? ओनली 5% फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो बाकी का 7% है वो वेस्ट चला जाएगा फॉर डिसीजन मेकिंग। ये सिर्फ और सिर्फ निधि दीदी में होता है, ये 5% वाली बात सिर्फ निधि दीदी में होता है। ठीक है, ऐसे जो अनयूजुअल पॉइंट होते हैं ना, जो दुनिया में थोड़े अलग से होते हैं, उनको थोड़ा सा हाईलाइट करके कहीं पर लिख लो ना तो मजा सा आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बात बोलूं आपको, हर सब्जेक्ट के लिए बताता हूं, ये 150 रुपए का बोर्ड आता है, 150 रुपए का बोर्ड आता है ऐसे दीवार में टांगने वाला, मेरे पास भी है। तो क्या होता है कि जब कोई भी सब्जेक्ट में आप कोई ऐसा पेचीदा पॉइंट पढ़ो ना जो बड़ा ही अनयूजुअल है, जैसे लॉ के केस में निधि के बारे में या आईएफएससी के बारे में, या कोई ऐसी लिमिट है जो आपको बड़ी पेचीदा लग रही है, पेपर पर लिख के उस बोर्ड पर पिन से चिपका लो कि आते जाते आपको वो दिखता रहे, वो आपके दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। सर आप आज भी करते हो? मैं आज भी करता हूं, मेरा आज भी पास मेरे सामने विजन बोर्ड है, उस पर मैं लिख के लगाता हूं। ठीक है, कि जिससे ऐसी चीजें याद रहे। आओ सर अगला, इन केस ऑफ अ रेजोल्यूशन टू बी पास्ड इज ऑफ द नेचर दैट इक्विटी एंड प्रेफरेंस शैल वोट। ठीक है, तो उस केस में हम लोग प्रोपोर्शनेट वोटिंग देखते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर एक रेजोल्यूशन है जिसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों वोट कर रहे हैं, तो फिर उनका वोटिंग का वेटेज हमको प्रपोर्शन में देखना पड़ेगा। मतलब कहने का क्या है, मान लो मेरी कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख है, तो प्रेफरेंस और इक्विटी बराबर नहीं है, उनके वोट्स को 2:1 के रेशियो में देखना पड़ेगा। मतलब 2/3 और 1/3 के रेशियो में देखना पड़ेगा टोटल वोट्स को, उस हिसाब से प्रपोर्शन करना पड़ेगा। आइए रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स पर आते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया चीज है, एकदम बढ़िया से बताता हूं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में यह डिसाइड किया कि हमारे शेयर होल्डर्स के वोटिंग राइट्स को कम करना है। ठीक है, ये इन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हमें अपने शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स को कम करना है। ठीक है, और इन्होंने इसकी एक मीटिंग की। ओके, मीटिंग करने के बाद, रेजोल्यूशन पास होने के बाद, इन्होंने शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग बैठाई। ठीक है, और उस मीटिंग में इन्होंने एक एसआर पास किया। 75% ऑफ द पीपल ने अग्री कर लिया कि ठीक है हमारे वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दो। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 25%? उनका क्या?
जो रिमेनिंग 25% है, अगर उसमें से कुछ लोग हर्ट हैं इस बात से, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो भैया बहुत ही ज्यादा दुखी हैं, जो अग्री नहीं करते कि हम लोग इस वेरिएशन में पार्टिसिपेट करें, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग अगर 10% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर को होल्ड करते हैं, कितना सर, 10% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या कैपिटल को होल्ड करते हैं, तो ये सीधे ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं। ठीक है, कितने दिन के अंदर, विद इन 21 डेज। ये याद रखना, 10% कैपिटल या वोटिंग पावर की होल्डिंग होनी चाहिए। दोनों क्यों लिखा है, 10% ऑफ कैपिटल कब के लिए, अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल है, अगर कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है तो 10% ऑफ वोटिंग पावर आपके पास है, तो आप ट्राइब्यूनल के पास जाओगे विद इन 21 डेज। आप ट्राइब्यूनल को जाके बताओ कि भैया देखो ऐसी ऐसी बात है। अगर ट्राइब्यूनल ने रिफ्यूज कर दिया रिस्ट्रिक्शन, कि रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, तब तो ठीक है। अगर ट्राइब्यूनल ने बोला नहीं नहीं रिस्ट्रिक्शन तो होगा, तो आप हो जाओगे डिसेंटिंग शेयर होल्डर। आप डिसेंटिंग शेयर होल्डर हो जाओगे, आप चाहो तो आप अपना पैसा लो और आप पैसा लेके एग्जिट कर सकते हो। जो भी ट्राइब्यूनल का डिसीजन होगा वो 30 डेज में आरओसी को इन्फॉर्म करना है। दैट इज सेक्शन 47। अब सेक्शन 47 में देखो कितने सारे वर्ड्स आए, 3:4 आया 75%, 10% आया 21 दिन आया, 30 दिन आया, ये अलग अलग चीज है। आप लिस्टेड में 15 दिन लिखा है, आईसीआई में क्लास में बताया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी कैन रिस्ट्रिक्ट वोटिंग राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। सर कंपनी अगर चाहे तो शेयर होल्डर के वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती, अगर कंपनी चाहे तो। अगर कंपनी की यह मर्जी है तो वो शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। दैट इज कंपनी की मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब वही चीज देखो जो मैंने ऊपर लिखी है वो इन वर्ड्स लिखी है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, क्विकली गो थ्रू करो, देखो सारे वर्ड्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, क्विकली गो थ्रू करो। देखो अभी जो मैंने ऊपर डायग्राम से समझाया था वो यहां पर इन वर्ड्स लिखा हुआ है, क्विकली गो थ्रू करो, ओवर थ्रू करो, देखो सारे के सारे वर्ड्स दिमाग में आ रहे हैं। कोई भी ऐसा वर्ड है जिसमें आपको लग रहा हो सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, हाँ बोल दो बस एक बार चैट में, फिर मैं आगे बढ़ू फटाक से। एक बार सारे वर्डिंग को गो थ्रू करो, देखो जो ऊपर लिखा है वही समझाया था कि नहीं समझाया था अभी डायग्राम से, बोलो हाँ कि ना, फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज है, जल्दी से बता दो, फटाक से बता दो, जल्दी से बता दो। क्लियर है? आईसीआई मटेरियल 3:14, पेज नंबर 12 ऑफ 98, पॉइंट नंबर 3। In case of unlisted company, the duplicate share certificate shall be issued within a period of 3 months, and in case of listed company, the period shall be issued within 45 days. चलिए आगे बढ़ते हैं। 4:30 बजे रात तक प्रिपेयर करता हूं हर एक सेक्शन के लिए, हर एक सेशन के लिए जो सुबह आके 2:30 बजे लेना होता है। आइए, नहीं नहीं मैं सब में ऐसे डायग्राम से नहीं समझाता, मैं डायग्राम से भी समझाता हूं उसके बाद लिखाता भी हूं, वो किसी किसी सेक्शन में जिसमें बहुत ज्यादा डायग्रामेटिक है वैसा। अब आते हैं सर सेक्शन नंबर 49 में। ठीक है सर, अब होता क्या है सर, शेयर्स पर जो कॉल्स किए जाते हैं वो सारे के सारे कॉल यूनिफॉर्म करने हैं, ये सेक्शन 49 बोलता है। मतलब अगर एक क्लास ऑफ शेयर है तो उस पे सारे कॉल्स यूनिफॉर्म किए जाएंगे। मतलब क्या है, मान लो मैंने पहले इक्विटी जनवरी में इशू किया, फिर फरवरी में भी किया, फिर मार्च में भी किया, वही शेयर प्रोस्पेक्टस देके बार बार किया, तो अगर तीनों सब सेम ही क्लास के हैं, सर क्लास कैसे पता चलती है, जनरली सर जो शेयर सेम क्लास के होते हैं ना, उनके राइट्स सेम होते हैं, उनकी फेस वैल्यू सेम होती है, उसको बोलते हैं सेम तरीके के। उनके राइट सेम होते हैं, उनके फेस वैल्यू सेम होती है, तो वो सेम राइट के होते हैं। तो उस तरह के शेयर में जब फेस वैल्यू सेम होती है, सो दे आर ट्रीटेड एज द सेम क्लास, तो उन पर जो कॉल होंगे वो सेम ही होने चाहिए। ठीक है, अच्छा
उसके बाद सेक्शन 50 है, बड़ा छोटा सा सेक्शन है, वो बोलता है क्या कंपनी कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकता है? द आंसर इज यस, बस आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पावर होनी चाहिए कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट करने की। ठीक है सर, क्या कॉल्स इन एडवांस पर एक्स्ट्रा वोटिंग राइट मिलेंगे? नहीं। एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा? नहीं। तो क्या मिलेगा आपको? 12% तक मिल सकता है कॉल्स इन एडवांस पर इंटरेस्ट। सर ये 12% ऐसा नहीं लिखा कि 12% पर देना है, एक है टेबल 12F, ठीक है, कंपनीज एक्ट के रूल्स के अंदर, उसमें 12% मैक्सिमम दिया हुआ है, मतलब 12 तक जा सकता है, ऐसा नहीं है कि 12 के ऊपर दे सकते हैं, बट 12 के नीचे जरूर दिया जा सकता है। 12 इज मैक्सिमम, 12 इज मैक्सिमम। ठीक है। अच्छा, अब सर एक सेक्शन है, नहीं बेटा सीएस का नहीं पढ़ा पाते बेटा, टाइम नहीं मिलता, मेरी बात ये। ठीक है, तो अब आता है सर सेक्शन नंबर 51। ठीक है, मेरे को अमित वोरा सर ने बोला है कि तू सीएस का नहीं पढ़ाएगा, तू सिर्फ लॉ उसका पढ़ा, ठीक है, सीएस का मेरे को पढ़ाने दे। तो उन्होंने काम बांट लिया मेरा। ठीक है, अब आया सेक्शन 51। सेक्शन 51 क्या बोलता है सर? बहुत ही यूनिक सेक्शन है, सुनना मेरी बात ध्यान से। नॉर्मली कंपनी शेयर्स पे हमेशा फेस वैल्यू पर डिविडेंड देती है, लेकिन सेक्शन 51 कंपनी को यह पावर देता है कि कंपनी अगर चाहे तो, उसके आर्टिकल्स में अगर ये पावर है, तो वो पेड अप वैल्यू पर भी डिविडेंड दे सकती है, अगर कंपनी चाहे तो। आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए। अब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कंपनी ने पेड अप वैल्यू पर डिविडेंड दिया, तो अगर शेयर्स पार्टली पेड अप हैं, तो कॉल्स इन एडवांस वाले का फायदा हो जाएगा, और मैं ये प्रूव करके दिखा सकता हूं। देखो, एक कंपनी है जिसने मार्केट में 1 लाख शेयर इशू किए हैं, फेस वैल्यू 100 है, कंपनी ने अभी तक 50 रुपया बुलाया है उस पर। ठीक है, कंपनी ने अभी तक उस पर 50 रुपया बुलाया है, 50 रुपया अभी बाकी है। एक शेयर होल्डर है आरके जी, आरके जी ने 50,000 शेयर खरीदे हैं, और उन्होंने 50,000 पर पूरे 100 रुपए दे दिए हैं। उन्होंने बोला मैं रखूंगा नहीं, उन्होंने बोला पूरे 100 रुपए दे देता हूं। कंपनी ने बोला 10% डिविडेंड देंगे ऑन पेड अप वैल्यू। अब 50,000 रुपए पर कालरा सर को तो 100 रुपए के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को 50 रुपए के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। देखो, लिखा तो था कि कोई एक्स्ट्रा डिविडेंड या वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया ना एक्स्ट्रा। कब मिला? जब डिविडेंड पेड अप वैल्यू पर दिया और शेयर्स पार्टली पेड अप। ठीक है, आओ समझ। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तो मेरा फेवरेट है सर। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी के लिए इनकम होती है, लेकिन ये रेवेन्यू एक्टिविटी नहीं होती है, ये कैपिटल नेचर की होती है। ये इनकम तब होती है जब शेयर्स आर इशूड एट अ प्राइस ग्रेटर देन देयर फेस वैल्यू। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कल के एक्ट से, कल जो पढ़ाया था उससे रिलेट करके। मान लो सर आज मैं एक अंडरराइटर को अपॉइंट करता हूं, ठीक है, और अंडरराइटर को बोलता हूं मेरी कंपनी के 2 लाख शेयर्स सेल करने के लिए, ठीक है, तो और मैं उसको 6% कमीशन दूंगा। तो मैं जो उसको कमीशन दूंगा बेटा, वो किस अमाउंट पे दूंगा? 125 रुपए पे दूंगा या 100 रुपए पे दूंगा? कमीशन, कमीशन किस पे दूंगा? 100 रुपए पे दूंगा कि 125 रुपए पे दूंगा? कमीशन किस पर दूंगा? सोच समझ के बोलना भाई। जो माल बेचोगे, जितने का बेचोगे, उस पे ना बाबा कमीशन मिलेगा दादा। तो कमीशन तो मालिक आपको 125 पे ना मिलेगा, जितने का बेचा। ये कौन सी बात हुई कि 125 का माल बेचा और 100 रुपए पे कमीशन मिलेगा? ठीक है, तो कमीशन याद रखना इस अमाउंट पे मिलती है। ठीक है। अच्छा सर, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? दो तरह के केसेस आएंगे, एक होगा कंपनी नॉट फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और एक आएगा कंपनी फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है कंपनी को, यह बात दी हुई है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 133 में। तो जो कंपनियां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं, वो 3 पर्पस के लिए यूज करती हैं अकाउंट्स को, और जो नहीं फॉलो करती वो 5 के लिए। और देखो सेक्शन भी वैसा ही है, सेक्शन क्या है? 52। जो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करते वो 5 चीजों के लिए यूज करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को। 5 में से 2 माइनस किया, 52 बचा 3। और जो लोग फॉलो करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो 3 पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसीलिए सेक्शन है 52। क्या है सर? सुनो,
जो लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करते वो किस पर्पस के लिए यूज करते हैं सर? वो बोनस शेयर इशू के लिए करते हैं, बायबैक के लिए कर सकते हैं 68, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए कर सकते हैं, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए कर सकते हैं, एंड डिस्काउंटिंग एंड कमीशन ऑन डिबेंचर एंड इक्विटी। अब इसमें एक बात याद रखना, डिस्काउंटिंग जो है वो डिबेंचर के लिए यूज हो रहा है वर्ड, और कमीशन जो है वो इक्विटी के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि इक्विटी कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकता, ये याद रखना। तो क्या क्या चीज के लिए कर रहे हैं? ये बीपी स्क्वायर के लिए कर रहे हैं। बीपी स्क्वायर, बोनस, बायबैक, प्रिलिमिनरी प्रिलिमिनरी प्रेफरेंस, बीपी स्क्वायर ई, और डिस्काउंटिंग और इक्विटी चार्जेस। ठीक है, इसके लिए। अब नॉर्मल जब लेक्चर हो रहा होता है, क्लासरूम में बैठे होते हैं, तो पता चलता है ये जो सेक्शन 52 वाला सेक्शन है, ये तो रिवीजन करा रहे हैं, तो अपने इसमें थोड़ा सा टाइम बचा रहे हैं। जो नॉर्मल क्लास में जब बैठते हैं तो पता चलता है यही सेक्शन करने में 25 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि फिर बैठ के बताते हैं कि भैया कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए क्यों नहीं यूज किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। बट एग्जाम पर्पस के लिए आपको वो उसमें घुसने की दरकार नहीं, एग्जाम पर्पस के लिए सिर्फ आपको ये 5 नाम याद रहने चाहिए: बोनस, बायबैक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एंड डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑन डिबेंचर एंड इक्विटी। ठीक है, अच्छा। अब सर जो लोग सेक्शन 133 में एएस फॉलो कर रहे हैं उनको क्या करना है? उनको भैया बोनस के लिए यूज कर सकते हैं, बायबैक के लिए यूज कर सकते हैं, और डिस्काउंटिंग चार्जेस और कमीशन ऑन डेट और इक्विटी के लिए यूज कर सकते हैं। बीबीडी, वो किन दो चीज गायब हो गई? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस गायब हो गया, एंड रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर गायब हो गया। रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर गायब हो गया और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस गायब हो गया, ये दो गायब हो गए, ये दो के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, अब आया सेक्शन 53। सर देर इज अ प्रोहिबिशन, आपको ये वर्ड दिखाई दे रहा है? प्रोहिबिशन मतलब ऐसा नहीं है कि चॉइस है, प्रोहिबिटेड है। आप शेयर्स डिस्काउंट पर इशू ही नहीं कर सकते। देर इज अ क्लियर कट प्रोहिबिशन दैट कंपनीज कैन नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट। आप नहीं कर सकते, इशू डिस्काउंट पर नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग निर्लज्ज होते हैं, मना किया है कानून ने कि मत करो, फिर भी बोलते नहीं नहीं हम तो करेंगे। तो अगर आप ये करते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और पेनल्टी होगी अप टू द अमाउंट रेज्ड और 5 लाख विच एवर इज लोअर। ये तो फाइन है, ये तो सरकार के पास जाएगा। उसके बाद जितना पैसा आपने रेस किया है +12% इंटरेस्ट के साथ आपको लोगों को चुकाना होगा। लेकिन बाबू इससे एमसीक्यू आ चुका है। दो ऐसे केसेस हैं जिसमें आप बेसिकली शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करते हो। एक स्वेट इक्विटी शेयर जो सेक्शन 54 में आएगा, अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में, और एक होता है डेट रिकंस्ट्रक्चरिंग स्कीम। सर ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम क्या होता है? जो आपने अकाउंट्स में किया ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये वो होता है कि अगर कोई क्रेडिटर है उसको आपको बुक से हटाना है, क्योंकि इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करना है ना, तो उसको आपने इक्विटी ऑफर कर दिया सस्ते दामों में। ठीक है, अब सस्ते दामों में कैसे होता है, एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा। सस्ते दामों में कैसे होता है, मान लो एक क्रेडिटर है, ठीक है, अब वो क्रेडिटर का बैलेंस 10 लाख है। ठीक है, वो क्रेडिटर को तुम बोल रहे हो भाई अपनी 10 लाख की उधारी छोड़ दे, इसके बदले में इक्विटी ले ले। ठीक है, वो बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने बोला देख मेरी फेस वैल्यू 100 रुपए की है, तो मैं 100 रुपए के हिसाब से तेरे को इक्विटी दे दूंगा। क्रेडिटर बोलता है यहाँ कुछ लिखा है क्या? ठीक है, यहाँ कुछ लिखा है क्या? मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? बोलता भाई जब तेरी मजबूरी है तो मैं तेरे को 100 रुपए के लिए थोड़े ना दूंगा। तू एक काम कर, तू 100 रुपए का इक्विटी मेरे को इशू प्राइस दे 90 रुपए के हिसाब से। मतलब 10 लाख रुपए के बदले तू मेरे को 90 के हिसाब से शेयर्स दे। कैलकुलेटर कहाँ है बे? 10 लाख के हिसाब से 90 रुपए के कितने शेयर हो गए? कैलकुलेटर, 10 लाख के हिसाब से 90 रुपए के हो गए 11,111 शेयर। तो 11,111 शेयर मेरे को दे 90 रुपए में, जिनकी वैल्यू है 100 रुपए की। तो जो कंपनी को जो डिस्काउंट हुआ, ये कंपनी के लिए क्या है? एक्सपेंस है। कितना डिस्काउंट हुआ कंपनी को? 11,1111 शेयर का 10 रुपया इंटू 10, 1,11,111 रुपए का नुकसान हो गया कंपनी को। ये उसके लिए एक्सपेंस।
ठीक है, इसको बोलते हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम, उधारी को वापस से रिकंस्ट्रक्शन करना। अब यहां पर एक बच्चा बोलता है सर आपने इसमें ईसॉप क्यों नहीं डाला, आपने इसमें राइट शेयर क्यों नहीं डाला? बेटा ईसॉप और राइट शेयर जो होता है ना, वो इशू ऑफ शेयर्स नहीं है, वो ऑफर ऑफ शेयर है। ईसॉप एक ऑफर होता है और राइट भी एक ऑफर है। ऑफर और इशू में बहुत फर्क होता है। ऑफर का मतलब होता है मैंने सिर्फ आपको दिया है, इशू का मतलब होता है मैंने इशू एट लार्ज किया है, तो दोनों में फर्क है। ठीक है, शब्दों का फर्क है, शब्दों का। ठीक है, अच्छा अब आया सर स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर इज अंडर सेक्शन 54। अब ये स्वेट इक्विटी क्या है? जैसा नाम है स्वेट इक्विटी, एक आदमी है, ठीक है, कंपनी का, या तो कंपनी का परमानेंट एम्प्लॉय है। अब परमानेंट एम्प्लॉय कहीं का भी हो सकता है, सेम कंपनी का भी, होल्डिंग सब्सिडरी का भी, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया भी। लेकिन डायरेक्टर अगर है तो उसका परमानेंट होना जरूरी नहीं है, वो होल टाइम या पार्ट टाइम भी चलेगा। ये आदमी ने, ठीक है, इसको हम लोग शेयर्स ऑफर कर रहे हैं या तो एट अ डिस्काउंट या पूरा फ्री, क्योंकि इसने कंपनी को दिया है, इसने कंपनी को दिया है कीवी है, फ्रूट दे रहा है कंपनी को? नहीं सर, ये कंपनी को दे रहा है कीवी। इसने कंपनी को एक नोहाउ बना के दिया है। नोहाउ मतलब एक प्रोसेस क्रिएट करके दिया है, एक केमिकल फॉर्मूला बना के दिया है, एक बहुत अच्छी स्टोरी दी है, या इसने कंपनी को एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब अपनी नॉलेज से, अपनी इंटेलिजेंस से इसने एक प्रोडक्ट बनाया है। जैसे सीए इंटर जैन 26 की रिकॉर्डिंग, एक प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, या तो इसने अपनी मेहनत से वैल्यू एडिशन किया है कंपनी के अंदर। ठीक है, इसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से कंपनी फ्यूचर में पैसा कमाएगी। वैल्यू एडिशन क्या है? मैं देखो जब बड़ी बात नहीं बोलता, एक छोटी सी चीज बोलता हूं। बच्चा मेरे पास फाउंडेशन में आता है, ठीक है, इतना प्यार से, इतना नर्चर करके मैं उसको बड़ा करता हूं, ठीक है, कि जब वो पास होता है ना और इंटर में जाता है, उसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली घूम के मेरे प्लेटफॉर्म पर वापस आ जाता है। ठीक है, वो वापस आ जाता है, उसका टर्न अराउंड हो जाता है, वो पास होता है, वो वापस आ जाता है। ठीक है, 850 प्लस लर्नर्स, 850 प्लस लर्नर्स हैव क्लियर्ड अराउंड दिस टाइम, जिनका डेटा हमारे पास है 850 प्लस लर्नर्स आउट ऑफ अ बैच ऑफ अराउंड 1150 पीपल। Out of 850 people who have cleared, 760 people have joined for all subjects. For all subjects. And around 70 people have joined for Law and Audit Live. So that shows what? Value addition. वैल्यू एडिशन, कि ऐसा वैल्यू एडिशन किया है कंपनी में कि कंपनी को एक एसेट बना के दिया। अरे पैसा कोई हमको थोड़ी ना मिल रहा है, पैसा तो कंपनी के करंट अकाउंट में जा रहा है। बच्चा आके सब्सक्रिप्शन ले रहा, मेरे को पैसा थोड़ी ना मिल रहा है। कौन सा मेरी जेब में आ रहा है? मेरी जेब में तो नहीं आ रहा ना। ठीक है, वो तो भाई खुद माई बाप की जेब में जा रहा है, ऊपर वाले मालिक के पास जा रहा है। लेकिन बात क्या है, हमने एक वैल्यू एडिशन किया है, उसके बदले में कंपनी आज हमको शेयर दे रही है। तो सेक्शन 54, 5+4 9, लेकिन इसका रूल है 8। 54 विथ रूल 8, 43 विथ रूल 4। ठीक है, आना सर। वैल्यू क्रिएशन, हाँ वो एसएम में भी आप पढ़ते हो ना, वैल्यू क्रिएशन वही सेम। चलो आते हैं सर। अब आप, जैसे आप देखो सर, यहां पर एसआर पास करना पड़ता है, बट ये बात याद नहीं करनी, कॉमन सेंस से आना चाहिए। ठीक है, कॉमन सेंस से आना चाहिए। कैसे सर? सोचो, लोग को आप फ्री में शेयर दे रहे हो या थोड़ा सा पैसा लेके दे रहे हो? जब आप उनको शेयर दे रहे हो तो अब उनके पास भी कंट्रोलिंग राइट आएंगे, उनके पास भी वोटिंग राइट आएंगे। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, उनके साथ आके बगल में बैठेंगे वो लोग, सेम कुर्सी में। तो अब क्या हो रहा है, कंट्रोल बट रहा है ना, कंट्रोल बट रहा है कि आप और सामने वाला सेम कुर्सी में बैठे हैं। तो आपको उनको पूछना तो चाहिए, इसलिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। हेलो, क्या? हेलो। हाँ बोलिए। कहाँ फोन लगे हैं? खुद ही फोन लगा के कहाँ फोन लगे हैं? तो जब नहीं पता तो काहे फोन लगे हैं?
चलो, एसआर इन जीएम पास करना है आपको, ठीक है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी की कंप्लायंसेस करेगी। एसआर क्यों कर रहा है? क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ रही है, कंट्रोल बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा, जहां पर भी एसआर जाता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, क्योंकि शेयर होल्डर पूछेंगे ना, शेयर होल्डर पूछेंगे ना, भाई क्यों इक्विटी देना है, कितना दे रहे हो, ऐसा क्या कर दिया है उस एम्प्लॉय ने, क्या नाम है उसका, बदले में क्या ले रहे हो उससे, क्यों, कितना, किसको, कितने में, अरे क्यों देना है, कितना देना है, किसको देना है, कितने में देना है, ये सारी चीजें पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू आएगा, 9 बच्चा 10 में से गलत करके आएगा, आप उन 9 बच्चों में से नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको मैं अलग से मार्क कर रहा हूं। स्वेट इक्विटी शेयर आप वही वाले दोगे जो आप ऑलरेडी इशूड हैं। मतलब अगर आपने नॉर्मल इक्विटी इशू करके रखा है, अभी सडनली से आपको अंदर से माता आ जाती है, ठीक है, कि मैं नॉर्मल इक्विटी तो इशू किया है, लेकिन मेरे को अंदर से सडनली से माता आ जाती है अंदर से कि कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूं, डीवीआर दे देता हूं स्वेट इक्विटी में, लपड़ मारेंगे, नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, वैलिडिटी ऑफ एसआर इज 12 मंथ्स, ठीक है। सर कोई भी एसआर जो आप पास करते हो वो 12 महीने के लिए वैलिड होता है, तो 12 महीने तक, ठीक है, ठीक है, 12 महीने तक आप इसको इश्यू कर सकते हो। आप थोड़ा सा रिलेट करोगे बेटा, थोड़ा सा रिलेट करो। मैंने एक सेम ऐसी चीज आपको पढ़ाई थी कल की क्लास में, जहां पर आपको एक एसआर पास करना होता था 12 महीने की परमिशन के लिए। कोई बच्चा जो यहां पर कल की क्लास भी किया है, क्या वो बता सकता है कि चैप्टर 3 में वो कौन सी जगह थी जहां पर एक बार पास करने के बाद 12 महीना के लिए आपको परमिशन मिल जाती है? क्या आप बता सकते हो? नहीं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस नहीं। एक बार पास करने के बाद आप 12 महीने तक उस चीज से पैसा उठा सकते हो। चैप्टर नंबर 3 में वो जगह थी, वो कौन सी थी, क्या आप बता सकते हो? शेल्फ प्रोस्पेक्टस बिल्कुल नहीं है, वहां तो 1 साल लिखा है, 1 साल एंड 12 मंथ इज नॉट द सेम। सब गलत बोल रहे हैं यार, दत, कोई बोलेगा सही? एब्सोल्युटली राइट आयुष अशोक जायसवाल, वेरी नाइस। एनसीडी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, चैप्टर नंबर 3 आपको याद है कि उसमें जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट में डालते हो और अगर वो 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व के ऊपर चला गया है, तो उसके ऊपर जाने की वजह से आप डिबेंचर का एक बार पास करते हो और फिर साल भर आप उससे पैसा उठा सकते हो। आइए सर, दूसरा एमसीक्यू, तीसरा एक्चुअली, ये मेन केस स्टडी के अंदर भी आ सकता है। लॉक इन पीरियड 3 साल होता है सर, आपके आर्टिकल में ये लिखा है कि हम लोग स्वेट इक्विटी में लॉक इन पीरियड 5 साल का लगाएंगे, तो क्या 5 लगा सकते हैं? नहीं सर, 3 ही का लगाएंगे। 3 का ये लॉक इन पीरियड का मतलब क्या है? एक बार कंपनी के एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी दिया गया तो वो 3 साल तक स्वेट इक्विटी को बेच नहीं सकता है, और ये 3 ही रहेगा। आप 3 का 5 नहीं कर सकते, 3 ही फिक्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, इशू प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स शैल बी डिसाइडेड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर। आप कितने शेयर दे रहे हो और किस प्राइस पर दे रहे हो, उसके लिए वैल्यूअर की रिपोर्ट लगेगी। अब कोई भी चीज देखो सर, हमेशा है, कोई भी चीज आप फ्री में दोगे ना, तो लोग यही पूछेंगे, कोई भी चीज अगर आप फ्री में दोगे तो लोग यही पूछेंगे कि भैया हमें ये बताइए, ठीक है। कोई भी चीज आप फ्री में दोगे, लोग यही पूछेंगे कि आपने किसको दिया, क्यों दिया, मेंबर्स को बताना पड़ेगा ना। इसीलिए बोर्ड रिपोर्ट में इसका डिस्क्लोजर है। आप अगर नोटिस करो तो डीवीआर का भी डिस्क्लोजर बोर्ड रिपोर्ट में रहता है और स्वेट इक्विटी का भी डिस्क्लोजर बोर्ड रिपोर्ट में रहता है, क्योंकि आप कुछ कम में दे रहे हो ना माल, तो क्यों दे रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ आप इसका रजिस्टर बनाओगे स्वेट इक्विटी का, कि किसको किसको आपने स्वेट इक्विटी दिया है अंडर फॉर्म SH3। इस चैप्टर में सारे फॉर्म SH रहेंगे और इसको आरओ रजिस्टर्ड ऑफिस में रखोगे। इसको आरओसी को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है। चौथा एमसीक्यू, आप कितना स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हो, ध्यान रखना। और ये आपके सिलेबस में सिर्फ 2 बार है,
दो बार है, जहां पर पेड अप शेयर कैपिटल की जगह पेड अप इक्विटी कैपिटल लिखा होगा, और ये दोनों बार इसी सिलेबस में इसी चैप्टर में आ जाएगा, एक बायबैक में और एक स्वेट इक्विटी में। आपका जो स्वेट इक्विटी इशू हुआ है वो 1 साल के अंदर अंदर इन अ फाइनेंशियल ईयर 15% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर को एक्सीड नहीं कर सकता इक्विटी कैपिटल। ठीक है सर, एट एनी टाइम, ये तो एक अफाइनेंशियल ईयर की बात है। लाइफ टाइम में भी कभी भी ये 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और इक्विटी को एक्सीड नहीं कर सकता। अगर यही एक स्टार्टअप कंपनी है तो स्टार्टअप कंपनी का तो आधा से ज्यादा पैसा वो एम्प्लॉय लोग को पैसा थोड़ी ना देते हैं, एम्प्लॉय लोग को शेयर ही तो इश्यू करते हैं कि भैया बाद में अगले दिन पैसा मिलेगा। ठीक है, स्टार्टअप कंपनी के केस में ये लिमिट लेस देन इक्वल टू 50% है ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 10 ईयर्स। मतलब 10 साल तक की स्टार्टअप कंपनी 50% तक के कैपिटल को बर्दाश्त कर सकती है। इसमें इक्विटी नहीं है, स्टार्टअप में इक्विटी नहीं है, बाकी सारे में एनी टाइम और इन ईयर में इक्विटी है, स्टार्टअप में इक्विटी नहीं है बाबू। याद रखना इस चीज को, इसको भी स्टिकी नोट लगा के चिपका लो। ठीक है, जो भी ऐसे अनयूजुअल पॉइंट रहते हैं, स्टार्टअप में इक्विटी नहीं है, क्योंकि जनरली स्टार्टअप कंपनीज में क्या होता है, वो ऐसे ही शेयर्स इशू करते हैं। ठीक है, ऐसे ही शेयर्स इशू करते हैं। ठीक है, अच्छा फिर अब बोलोगे सर 55 56 कहाँ है, नीचे है, बट बस उस दिन क्लास जल्दी खत्म हो रही थी, थोड़ा सा टाइम बाकी था तो ये सेक्शन टेप दिया था हम लोग। 57 पर्सोनेशन, अगर आप डिसीटफुली, कोई आदमी है नहीं लेकिन आप किसी गलत आदमी या कोई फिक्टिशियस आदमी के नाम पर कोई सिक्योरिटी ऑब्टेन करने के लिए या उस सिक्योरिटी पर इंटरेस्ट या डिविडेंड पाने के लिए कंपनी के पास नकली फॉर्म सबमिट करते हो तो उसको बोलते हैं पर्सोनेशन। जैसे मान लो मैं हूं तो नहीं ऋतिक रोशन, लेकिन अगर मैं ऋतिक रोशन जैसे बाल बना लूं, ठीक है, ऋतिक रोशन जैसे आवाज निकालने लगू, ठीक है, और थोड़ा ऋतिक जैसे मतलब दिखने लगू, ठीक है, वैसे शक्ल वकल तो ठीक ही है, ठीक है, करवा लूं, और फिर ऋतिक के नाम पर अप्लाई कर दूं, ऋतिक का सिग्नेचर कॉपी करके कंपनी के पास, तो उसको पर्सोनेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें मेरे को जेल हो सकती है, मिनिमम 1 साल मैक्सिमम 3 साल, या फाइन लग सकता है मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 5 लाख। ठीक है, सबके केस में लिमिट है। स्टार्टअप के केस में स्वेट इक्विटी पर लिमिट लगी है 50%, जब तक वो स्टार्टअप रहे 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। फर्क ये है कि नॉर्मल कंपनी का सिर्फ इक्विटी का 50% है, स्टार्टअप में इक्विटी प्रेफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल का 50% तक आप स्वेट इक्विटी दे सकते हो। ठीक है, टोटल का, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये बेसिकली इंप्लॉइज को स्टार्टअप में सैलरी वैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, इंप्लॉइज को स्टार्टअप में सैलरी वैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, उनका पूरा का पूरा करिस्तानी पता है क्या चीज के बेसिस पर चलती है, उनका पूरा का पूरा करिस्तानी इस चीज के बेसिस पर चलती है। ठीक है, कि स्टार्टअप को सैलरी नहीं, स्टार्टअप को खाली लो वो मिलता है, क्या बोलते हैं, शेयर्स, कि भैया अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया तो आपको शेयर मिल जाएंगे, उनको सैलरी नहीं मिलती। ठीक है, उनको सैलरी नहीं मिलती। ये हो गया सर 57। अब आया सर सेक्शन नंबर 55, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर पहली बात, मैं एक पुरानी बात वापस से याद दिलाता हूं आपको, क्या सर, फिर से मेरे को बताना, हाँ या ना में जवाब देके बताना, सर क्या ऐसा है, क्या प्रेफरेंस शेयर इररिडीमेबल हो सकते हैं? फिर से बता रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं, प्रेफरेंस इररिडीमेबल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, प्रेफरेंस इज ऑलवेज रिडीमेबल। तो सर प्रेफरेंस को रिडीम कितने साल में किया जाता है सर? नॉर्मली प्रेफरेंस को 20 साल में रिडीम किया जाता है,
नॉर्मली प्रेफरेंस को 20 साल में रिडीम किया जाता है, इट इज रिडीमेबल विद इन 20 ईयर्स। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर या डेट में जो कंपनियां इन्वॉल्व होती हैं, उस केस में प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने का टाइम 30 ईयर्स हो जाता है। आपको 10 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, लेकिन उसमें भी सर 20 ईयर्स के एंड में आप 10% करके रिडीम करना शुरू कर देते हो, और बाय द एंड ऑफ द 30th ईयर, बाय द एंड ऑफ द 30th ईयर आपका पूरा पैसा रिफंड हो जाता है। मतलब बेसिकली यहां पर केस क्या है कि आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का मौका मिलता है। बेसिक बात यह है, आपको इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का मौका मिलता है। ठीक है, अच्छा अब ये रिडेम्पशन होगी कैसे? सर रिडेम्पशन का ये वाला टॉपिक आपको थोड़ा थोड़ा अकाउंटेंसी जैसा लग रहा होगा, वेरी गुड है, क्योंकि वही है, कुछ अलग नहीं है। तो रिडेम्पशन किस तरीके से होगा सर? रिडेम्पशन होगा फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो पैसे हैं उसको यूज करके, या आप बाहर से भी फ्रेश शेयर इशू कर सकते हैं। अब मेरी बात सुनना ध्यान से यहां से, सर 55 जो है और जो 68 है वो थोड़ा सा अलग है। 55 है रिडेम्पशन, रिडेम्पशन आपको करना पड़ता है, रिडेम्पशन आपको करना पड़ता है, इट इज कंपल्सरी। रिडेम्पशन आपको करना पड़ता है, इट इज कंपल्सरी। आप रिडेम्पशन से बच नहीं सकते, ठीक है? इसीलिए रिडेम्पशन एक मजबूरी है। तो अगर रिडेम्पशन के दिन आपके पास पैसे नहीं है, क्या मैंने बोला? क्योंकि रिडेम्पशन एक मजबूरी है और रिडेम्पशन के दिन मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? फ्रेश प्रेफरेंस शेयर इशू करके वापस प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हो, कि आप प्रेफरेंस के लिए पैसे ले आओ और प्रेफरेंस को रिडीम कर दो, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है? लेकिन सेक्शन 68 है बायबैक, बायबैक होता है अपनी मर्जी से। तो वहां पर अगर आप प्रेफरेंस को या इक्विटी का बायबैक कर रहे हो, तो उसके लिए आप सेम तरह की सिक्योरिटी नहीं इश्यू कर सकते हो। वहां पर सेम तरह की सिक्योरिटी इश्यू करना अलाउड आपको नहीं है, ठीक है? सेम तरह की सिक्योरिटी इश्यू करना आपको अलाउड नहीं है, ठीक है? यू आर नॉट अलाउड टू डू इट, ठीक है? ये क्लियर है सर? यू आर नॉट अलाउड टू डू इट। आओ सर, सो इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिक्वायर्स एसआर इन जीएम, ठीक है, इशू। और रिडेम्पशन में एसआर नहीं चाहिए, क्योंकि जो पैसा लिया है तो देना तो पड़ेगा ही। एक होगा या तो प्रॉफिट से, या होगा प्रोसीड्स ऑफ द फ्रेश इशू। अंडर सेक्शन 55 एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी कैन बी इशूड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। आप इक्विटी भी इशू कर सकते हो, डिवेंचर भी कर सकते हो, प्रेफरेंस भी कर सकते हो। फॉर रिडेम्पशन ऑफ ऑल सिक्योरिटीज, ये चीज याद रखना, किसी भी सिक्योरिटी को अगर आप रिडीम करना चाहते हो, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी डन, ठीक है, व्हेन इट इज फुल्ली पेड अप, ठीक है? जब तक फुल्ली पेड अप ना हो, तो तब तक आप उसको रिडीम नहीं कर सकते, ठीक है? क्या 3/4 कंसेंट, वो बाद में आएगा। अरे क्या जवाब दें प्रीति, तुम्हारा, तुम्हारे फालतू के सवाल का कोई जवाब, कोई सवाल ही कहां दिख रहा है तुम्हारा? बोलती जवाब दो हमारा, पता नहीं क्या ही सवाल है, खुद ही सवाल खुद ही से पूछ रही होगी बेटा। मन में मत पूछो, मैसेज करो, मन में मत पूछो, जवाब सवाल चैट में पूछो, मन में नहीं। आओ इधर, अब आइए सर, रिडेम्पशन होगा आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है? रिडेम्पशन होगा आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है? तो क्या है सर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रिडेम्पशन है आउट ऑफ प्रॉफिट पहले तो। अब यहां पर क्या है सर, आपके पास प्रॉफिट में पैसा है, ठीक है, आपके पास रिजर्व्स में पैसा है, जो भी इनकी फेस वैल्यू है, ठीक है, प्रेफरेंस की, वो फेस वैल्यू आपका, उसके लिए आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है, सीआरआर, फेस वैल्यू का ऑफ शेयर्स का, उतने का सीआरआर बना देना है आपको जितना फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है, ठीक है? ये सीआरआर को यूज किया जाएगा बोनस शेयर इशू करने के लिए। सीआरआर फ्री रिजर्व बिल्कुल नहीं है, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल। सर जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, उसको अगर आप ऐसे फॉलो करने वाली, एएस फॉलो करने वाली कंपनी हो, तो उसको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते सिक्योरिटीज प्रीमियम से। अगर आप एएस फॉलो करने वाली कंपनी नहीं हो, तो आप उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते, ठीक है? अच्छा सर, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका नाम कहां लिखा जाता है? उनका नाम लिखा जाता है चैप्टर 7 में। सर देखो यहां पर ना मैंने जर्नल एंट्री के बारे में बात नहीं की, जानबूझ के नहीं की, क्योंकि मैं चाहता, ठीक है, अगर मैं चाहता
तो जर्नल एंट्री की भी बात कर सकता था, बट मैंने जर्नल एंट्री की बात इसलिए नहीं की क्योंकि ये अकाउंटेंसी में आपने किया हुआ। बेसिकली आपको करना क्या है, जर्नल एंट्री होती क्या है, पहले आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, उसके बाद आप जनरल रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज करके, पीएल यूज करके सीआरआर क्रिएट करते हो, और उसके बाद आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक करके पेमेंट कर देते हो। दैट इज व्हाट यू डू। ठीक है, यही आपकी पूरी ट्रेजेक्ट्री रहती है जहां तक वो जाता है, बट मैं दोबारा उसमें नहीं घुसना चाहता क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता है। फिर आता है सर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है सर, ऑप्शन बी है कि सर जो पैसा है वो आप आउट ऑफ फ्रेश इशू दे दो। ठीक है, जब मैं बोलता हूं आउट ऑफ फ्रेश इशू दे दो, मतलब कहां से दे दो, फ्रेश इशू में मतलब है कि आपका जो टोटल अमाउंट ड्यू है, अब यहां पर ये याद रखना, यहां से एमसीक्यू आता है, फ्रेश इशू कितने अमाउंट का होगा, कैपिटल प्लस डिविडेंड, जो टोटल अमाउंट ड्यू है जो आप देने वाले हो, उसके लिए आप प्रेफरेंस या इक्विटी जो भी इशू करना चाहो वो कर सकते हो। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 3/4 ऑफ द जो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनसे रिटर्न कंसेंट लेना है। ठीक है, कि आप नया प्रेफरेंस इशू करना चाहते हो। ठीक है, नया प्रेफरेंस इशू करना चाहते हो, 3/4 से रिटर्न कंसेंट लेना। ठीक है, रिटर्न कंसेंट और एसआर में फर्क होता है। एसआर में क्या होता है, आपको मीटिंग में बुलाना पड़ता है, रिटर्न कंसेंट पे आपको मीटिंग में बुलाने की जरूरत नहीं है, आप उनको घर में भी भेज सकते हो। ठीक है, आप उनको घर में भी भेज सकते हो। उसके बाद क्या है, आप ट्राइब्यूनल की परमिशन लोगे। ठीक है, ट्राइब्यूनल की परमिशन लोगे, मान लो ट्राइब्यूनल अग्री कर गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, नया प्रेफरेंस शेयर इशू करो। ठीक है, नए प्रेफरेंस शेयर इशू करके आप पैसा लेके आओगे। देखो मैंने फिर लिखा है, जो न्यू इशू है वो नॉमिनल वैल्यू और डिविडेंड से ज्यादा का नहीं हो सकता। मतलब सर अगर हम रिडेम्पशन प्रीमियम पर कर रहे हैं तो क्या प्रीमियम का पैसा भी बाहर से ला सकते हैं? अरे निर्लज्ज आदमी, खाने को रोटी नहीं है और उधारी पर लैम्बोर्गिनी खरीद रहा है निर्लज्ज, पॉकेट में पैसा नहीं है और खाना खाने जाना है 5 स्टार रेस्टोरेंट में है, मुंह से मूंगफली टूट नहीं रही है और हाथ से अखरोट तोड़ने की बातें हैं। तो भैया अगर जेब में पैसा नहीं है ना, चुपचाप प्रेफरेंस को फेस वैल्यू पर रिडीम करो, प्रीमियम देंगे। पॉकेट में पैसा नहीं, उधारी देखो, प्रीमियम देंगे। तो यहां पर सर क्या है, प्रेफरेंस शेयर की नॉमिनल वैल्यू और डिविडेंड अनपेड का जो अमाउंट है, नहीं बेटा प्रीति योर चैट इज नॉट विजिबल। ठीक है, ये दोनों साथ में देना है। ठीक है, तो सीआरआर इज नॉट क्रिएटेड इन केस ऑफ फ्रेश इशू। ठीक है, सीआरआर कभी भी फ्रेश इशू के बेसिस पे क्रिएट नहीं होता। ठीक है, वो फ्रेश इशू में सीआरआर की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीआरआर का मेन पर्पस क्या होता है पता है, लोगों को बताना चीख चीख के कि कंपनी ने अभी अभी कैपिटल रिडीम किया है, तो हो सकता है कि कंपनी के पास पैसे की कमी हो, ये बात चीख चीख के बताना। ठीक है, ये जैसे ही कंपनी के लोग वहां देखेंगे कि सीआरआर लिखा है, उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट, इशू और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नॉट रिडक्शन ऑफ कैपिटल। इसका क्या मतलब होता है बाद में समझ में आए। अच्छा, अब आते हैं सर ट्रांसफर ट्रांसमिशन में, बहुत सिंपल सी बात है, ट्रांसफर अपनी मर्जी से होता है, ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है सर, जो होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो डेथ होने के बाद जो उसके शेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाते हैं विदाउट एनी लीगल प्रोसीडिंग। लेकिन ट्रांसफर में क्या करना पड़ता है, आओ डायग्राम देखें। जो ट्रांसफरर है और जो ट्रांसफरी है वो लोग साथ में मिलकर एक ट्रांसफर डीड बनाते हैं अंडर फॉर्म SH4। इस ट्रांसफर डीड में ट्रांसफरर की डिटेल, ट्रांसफरी की डिटेल, ऑक्यूपेशन की डिटेल, सारी चीज लिखी जाती है। ठीक है, ये ट्रांसफर डीड बनाने के बाद 60 दिन के अंदर अंदर ये ट्रांसफर डीड को कंपनी को सबमिट किया जाता है। कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर। ठीक है, विद इन 60 डेज कंपनी को सबमिट किया जाता है। साथ में एक शेयर सर्टिफिकेट दे दो अगर आपके पास है, नहीं है तो अलॉटमेंट लेटर दे दो। जैसे ही ये कंपनी के पास पहुंचता है, उसके बाद की कहानी बाद में डिस्कस करेंगे। सर अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि बॉन्ड्स इशू कर रही है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ट्रांसफर के लिए SH4 की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देख लो ध्यान से, exemption shall be available only to such government company
which has complied with 92 and 137 in case of government bonds only. मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अगर शेयर्स मैं किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूं तो मेरे को भी यही प्रोसीडियर फॉलो करना पड़ेगा, SH4 वाला। वो प्रोसीडियर नहीं फॉलो करना सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स के केस में है और किसी चीज के केस में नहीं है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के केस में एग्जेम्पशन है, बाकी किसी में नहीं। और एग्जेम्पशन के लिए हमें पता है 92 और 137 की कंप्लायंस तो करनी ही पड़ती है। May 26 के लिए कॉर्पोरेट लॉ की स्ट्रेटजी बता दे कैसे पढ़ना है। May 26 के कॉर्पोरेट लॉ की स्ट्रेटजी जानने के लिए 18 तारीख को सुबह 9:45 AM CSG की क्लास अटेंड करनी है ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, और सारी स्ट्रेटजी आपको पता चल जाएगी, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, सारी चीजें पता चल जाएंगी बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो वहां अपने शरीर को लेके पहुंच जाना है और सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी बिना किसी तकलीफ के। ओके, यूज कोड CSG। आइए, सारी चीजें पता चल जाएंगी। उसके बाद आपको ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो अलग से पता करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए सर। ओनली एन इंटीमेशन इन राइटिंग टू द कंपनी कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, ट्रांसफरीज ऑक्यूपेशन एंड बॉन्ड सर्टिफिकेट एंड लेटर ऑफ अलॉटमेंट आपको इसमें देना है, और कुछ नहीं। ठीक है, बस यही इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि ट्रांसफर ही करता करता क्या है। अच्छा, ट्रांसफर डीड कोई भी सबमिट कर सकता है, ट्रांसफरर भी कर सकता है, ट्रांसफरी भी कर सकता है कंपनी को। लेकिन सर अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है ना और ट्रांसफरर डीड करने जाएगा तो कंपनी को शक हो सकता है कि हो सकता है यार कहीं ये अपनी लाइबिलिटी छुपा के भागना तो नहीं चाहता। तो वैसे केस में कंपनी ट्रांसफरी को 2 हफ्ता के अंदर अंदर बता के एक शो कॉज नोटिस दे देगी फॉर 2 वीक्स कि क्या आप इसको ऑब्जेक्ट करना चाहते हो अंडर फॉर्म SH5। उन्होंने किस में डाला था 4 में, हमने किस में रिप्लाई किया 5 में। ठीक है, अच्छा ओके। अब आया सर ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन में तो शेयर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफर होते हैं, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ लॉ ट्रांसफर होते हैं इन द मैटर। अब इसमें ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए रामू है और रामू का बेटा कालू है। रामू की डेथ हो जाती है तो इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली कालू का हो गया। क्या कालू इसको डायरेक्टली मनोज को ट्रांसफर कर सकता है बिना अपने नाम पे लिए कंपनी से? द आंसर इज यस, और वो ट्रांसफर वैलिड भी होगा। ठीक है, देखो मैंने यहां लिखा है मनोज इज अ शेयर होल्डर ऑफ एशियन पेंट्स, मिस्टर विमल। अब एक ये वाला कि रामू की डेथ होती है, कालू के पास जाती है, कालू बेटा है ट्रांसफर कर देता है मनोज को, इज इट वैलिड? यस सर। एक टॉपिक कराने जा रहा हूं मैं आपको जिसको बोलते हैं फॉर्ज्ड ट्रांसफर। मतलब ट्रांसफर डीड के ऊपर सिग्नेचर किसी का फॉर्ज किया गया है। अब हुआ क्या, ये बहुत ही पुरानी स्टोरी है लेकिन आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको पता रहे। जैसे एक समय था जब हम और नौरा डेट किया करते थे आपस में, तो बहुत प्यार मोहब्बत थी। यही 2024 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 23-24 की होगी। तो एक साल बढ़िया प्यार मोहब्बत थी। अब उसी के बीच में एक बार क्या हुआ कि नौरा ने देख लिया मेरे को चेक पे साइन करते हुए, ठीक है, कि मैं किस तरीके से चेक पे साइन करता हूँ। तो उसने ना थोड़ा मेरा साइन प्रैक्टिस कर लिया। तो मेरी ITC में, ठीक है, कुछ 2000 शेयर्स मेरे थे ईसॉप में। तो नौरा ने क्या किया, एक ट्रांसफर डीड लाई। ठीक है, नहीं बेटा प्रीति हमको गोवा पसंद नहीं है। ठीक है, ट्रांसफर डीड बनाई, उस पर उसने साइन किया। ठीक है, उस पर उसने साइन किया, अपना साइन किया और मेरा साइन कॉपी कर दिया और अपने शेयर मेरे मेरे शेयर अपने नाम पे ट्रांसफर करा लिए। ठीक है, अब ये तो एक फॉर्ज्ड ट्रांसफर है, ये तो झूठा है। तो मैं जैसे ही वो ट्रांसफर डीड लेके कंपनी को इन्फॉर्म किया उस बारे में, तो कंपनी ने बोल दिया ट्रांसफर इज अ नलिटी। ठीक है, कोई भी ट्रांसफर जो फॉर्जरी से हुआ है वो कभी भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है,
और कंपनी क्या करेगी, फॉर्ज्ड ट्रांसफर को कैंसिल करेगी, रियल ओनर को शेयर वापस लौटाएगी, और अगर उस बीच में कंपनी ने कोई डिविडेंड वगैरह पेमेंट किया है तो वो भी रियल ओनर को वापस दिया जाएगा, और कंपनी बाद में ये सारी चीजें नोरा फतेही से रिकवर कर लेगी। बिकॉज अ फॉर्ज ट्रांसफर इज वॉइड। ठीक है। अच्छा सर, अब ये कहानी मेरे दोस्त के लिए। ठीक है। इस सेक्शन का नाम है रेफ्यूजल टू रजिस्टर ट्रांसफर। एक्चुअली मैं इस सेक्शन को बुलाता हूं राकेश कालरा। ये सेक्शन है राकेश कालरा। ठीक है। ये सेक्शन है राकेश कालरा, और ये सेक्शन राकेश कालरा के लिए ही है। ठीक है। राकेश कालरा के लिए ही है। ठीक है। अब हुआ क्या है सर, एक प्राइवेट कंपनी है, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी ने डीड सबमिट की कंपनी के पास। अब इसके आगे की स्टोरी क्या है, 56 में तो डीड दे दी, आगे की स्टोरी है 58। कंपनी के पास 30 दिन है। अब 30 दिन के अंदर कंपनी को दो में से एक काम करना है। या तो कंपनी 30 दिन के अंदर ट्रांसफर रजिस्टर कर दे और मेंबर को बता दे कि हमने आपका ट्रांसफर रजिस्टर कर दिया, या 30 दिन के अंदर रिफ्यूज कर दे, या कोई रिप्लाई ना करे। मान लो कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया और रिप्लाई किया विथ रीजन कि क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन ट्रांसफरर या ट्रांसफरी को पसंद नहीं आया, तो क्या वो लोग ट्राइब्यूनल जा सकते हैं? हाँ सर। 30 दिन में कंपनी रिप्लाई कर दी, तुम जिस दिन कंपनी ने रिप्लाई किया उससे 30 दिन में तुम ट्राइब्यूनल चले जाओ। 30 के अंदर कंपनी ने रिप्लाई किया, तुम 30 में चले जाओ। लेकिन कंपनी ने रिप्लाई नहीं किया तो तुमको मिलेंगे 60 डेज ट्राइब्यूनल के पास जाने के लिए। लेकिन वो एक्चुअल में 60 नहीं है, वो 30 ही है, क्योंकि 60 डेज कब से मिल रहे हैं आपको? 60 डेज फ्रॉम द डे व्हेन द डीड वॉज डिपॉजिटेड। तो पहले 30 दिन तो आप इंतजार में ही रहोगे, उसके बाद 30 दिन और मिलेंगे। तो ये है प्राइवेट कंपनी। देखो कालरा सर को जब प्राइवेट दुख होता है, ठीक है, दुख छोटा है, दुख प्राइवेट में रखना, ठीक है, तो छोटे छोटे लगाते हैं, 30, 60। ठीक है, स्मॉल स्मॉल, 30, 60 स्मॉल। ठीक है। फिर एक आती है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब दुख बहुत ही बड़ा है। ठीक है। यहां पर एक ट्रांसफर है, यहां पर दुख बहुत ही बड़ा है। ठीक है। यहां पर दुख बहुत ही बड़ा है। एक ट्रांसफरर है। ठीक है। एक ट्रांसफरर है। एक ट्रांसफरर है और एक ट्रांसफरी है, दोनों ने कंपनी में डिपॉजिट किया है इसको, डीड को। ठीक है। और उसके बाद 30 दिन मिले हैं कंपनी को। अब 30 दिन में कंपनी ने रिप्लाई कर दिया रिफ्यूज करके, तो 60 दिन के अंदर अंदर हम लोग कहां जा सकते हैं सर? 60 दिन के अंदर अंदर हम लोग जा सकते हैं ट्राइब्यूनल के पास कंप्लेन करने के लिए, अगर रिफ्यूज कर दिया 60 डेज। अगर रिफ्यूज नहीं किया तो 90 डेज के अंदर जा सकते हैं। बट 90 डेज कहां से? जिस दिन मैंने अप्लाई किया था, तो वो 30 तो इसमें आ ही गए। तो यहां है 60, 90। जब कालरा सर का दुख बड़ा होता है, पब्लिक दुख होता है, तो पब्लिक में 60, 90 लगता है, प्राइवेट में 30, 60, पब्लिक में 60, 90। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये ट्राइब्यूनल के पास गए, ट्राइब्यूनल इनके मैटर को सुनेगा, या तो ट्राइब्यूनल मैटर को डिसमिस कर देगा या एक ऑर्डर पास करेगा कंपनी के अगेंस्ट। अगर ट्राइब्यूनल ने कंपनी के अगेंस्ट एक ऑर्डर पास किया तो कंपनी को वो ऑर्डर 10 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। मतलब जो भी ऑर्डर पास हुआ, द कंपनी हैज टू कंप्लाई विद इन 10 डेज। और जितना भी नुकसान इस ट्रांसफर को रिफ्यूज करने की वजह से दूसरी पार्टी को हुआ है, द कंपनी विल बी पनिश्ड, ऑफिसर विल बी पनिश्ड, एंड दे विल हैव टू पे बैक द इंटायर अमाउंट। प्रिजन भी हो सकती है यहां पर, मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 3 साल, और पेनल्टी 1 लाख, मिनिमम मैक्सिमम 5 लाख। अगर आप देखो तो ये सेम है पर्सोनेशन जैसा, अंडर सेक्शन 57। हाँ हाँ ठीक है प्रीति, अब गोवा में घूमो प्रीति। प्रीति गोवा में घूमो। प्रीति गोवा में घूमो प्रीति। प्रीति गोवा जाओ, गोवा से बाहर मत निकलो प्रीति। प्रीति गोवा से बाहर निकलोगी कोई गोली वोली मार देगा। गोवा घूमो आराम से, वहां कोई काम वाम भी खोज लो, क्योंकि इंटर तो मई 26 में मुश्किल है। आइए।
रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब देखना सर, अब क्या हुआ है सर कि आप, अब गलती कैसी हुई है, गलती ऐसी हो गई है कंपनी से गलती हो गई है। कैसी गलती हो गई कि आपका नाम रजिस्टर में नहीं लिखा, सही आदमी का नाम रजिस्टर में नहीं लिखा, या गलत आदमी का नाम रजिस्टर में लिख दिया विदाउट पूछे, या या एक आदमी जिसने ट्रांसफर कर दिया है उसका नाम रजिस्टर से हटा नहीं रहे हैं, ठीक है, उसमें डिले कर रहे हैं। जैसे तनु मेंबर है और उसका नाम लिखा नहीं गया, सानिया मेंबर है नहीं, उसका नाम लिख दिया गया, आशीष ने शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दिए गए हैं लेकिन उसका नाम इन लोग डाल नहीं रहे, डिले कर रहे हैं, ठीक है, नाम डिले कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ है अगर, तो इसके लिए चाहिए रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन के लिए आदमी सीधा अपील करेगा किसको, ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल मैटर को सुनेगी और उसके बाद कंपनी को डायरेक्ट कर देगी कि भैया रेक्टिफिकेशन करो, और कंपनी को सारे के सारे डैमेजेस पेमेंट करने पड़ेंगे जो कंपनी की गलती की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये सब कुछ ट्राइब्यूनल करके देगी कंपनी को, और इस पीरियड के दौरान जब तक ये गलत गलत कांड चल रहा है, जो भी डिविडेंड, जो भी वोटिंग राइट, जो भी बोनस है, वो सब ट्रू ओनर को रिस्टोर कर दिया जाएगा एक बार करेक्शन हो जाए। तो प्रीति नहीं प्रतीक होगा आईडी के पीछे, ठीक है। तो किसी भी होल्डर के आप राइट्स रिस्ट्रिक्ट नहीं करोगे जिस टाइम पर ये रेक्टिफिकेशन चल रहा है, ठीक है, ओके। अब आया नेक्स्ट, एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को देना है अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन हो गया है तो दिस कानून का। तो मैंने ना यहां पर एक एग्जांपल दिया कि किस तरीके का कॉन्ट्रवेंशन हो सकता है। जैसे अगर आपको याद हो, एक प्राइवेट कंपनी में जब आप शेयर ट्रांसफर करते हो, एक प्राइवेट कंपनी में जब आप शेयर ट्रांसफर करते हो, एक प्राइवेट कंपनी में जब आप शेयर ट्रांसफर करते हो तो उसमें आता है ना पेन ले, उसमें एक आता है ना पेन ले। तो ये पेन ले क्या है कि पार्टली पेड अप शेयर्स है, ठीक है, ऑडिटर ने प्राइस डिसाइड किया है, इनमें से आपने किसी चीज का उल्लंघन कर दिया है, तो ट्राइब्यूनल यहां पर भी आपके अगेंस्ट पर केस कॉन्ट्रवेंशन का डाल सकता है अगर आपने कंपनीज एक्ट, सीकरा, सेबी या किसी दूसरे कानून का उल्लंघन किया है। एप्लीकेशन कौन देगा, या तो कंपनी दे रही है, या डिपॉजिटरी दे रहा है, या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट दे रहा है, या सेबी दे रहा है, या होल्डर दे रहा है कि कंपनी ऐसा कुछ गड़बड़ कर रही है। तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर करेगा कंपनी को उस रेक्टिफिकेशन को करेक्ट करना। बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस, गोवा में मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आया सर पब्लिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से पब्लिक किए जाते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से पब्लिक किए जाते हैं सर, सुनना ध्यान से। इट स्टेट्स दैट कंपल्सरी पब्लिकेशन ऑफ सब्सक्राइब्ड, पेड अप और ऑथराइज कैपिटल इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर की डॉक्यूमेंट्स। कहने का क्या मतलब है कि कंपनी का जो ऑथराइज कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है, वो कंपनी के हर एक डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम में, आर्टिकल में, लेटर हेड में बड़ा बड़ा करके लिखा होना चाहिए। चैप्टर 3 की राइटिंग प्रैक्टिस वीडियो कब बनाओगे? अच्छा, अच्छा, राइटिंग प्रैक्टिस वीडियो कब बनाओगे? एक सेकंड, एक सेकंड। चित्रगुप्त, ठीक है, चित्रगुप्त चाचा, ये जो लिंक है ना ट्रैकर का, वो हर एक व्हाट्सएप ग्रुप और हर जगह जा चुका है। इधर जो ऑडिट का दिख रहा है ना, ये जो 5, 6, 7, 8, 9 जितनी क्लासेस हैं, इन सब में चैप्टर 3 ही हुआ है, ठीक है गांजा भाई, ये सब इसी में हुआ है। होंठ रसीले तेरे, गांजा है पीले, ठीक है, गांजा भाई
ये सब इसी में हुआ है। आप क्लास पहले कर लिया करिए ढंग से। हेलो, मैसेज करो क्लास में। ओके सर। हम्म, आराम से आप पहले क्लास कर लिया करिए। होता सब कुछ है, आप तक पहुंच नहीं पाता है। प्रॉब्लम ये है कि जब एक सब्जेक्ट के लिए 55,000 टीचर को फॉलो करिएगा कि सब जगह जा जाके थोड़ा इसका ले लें, थोड़ा उसका ले लें, तो फिर यही होता है। एक जगह से जब बैठे रहिएगा ना, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिंक कहां से मिलेगा? देखिए, पिन कर दिया है लिंक, ले लीजिए आप। ठीक है, 55 जगह भागिएगा तो यही होगा लास्ट में। आइए, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में आते हैं। बहुत ही इजी सेक्शन है सर। ऑल्टरेशन है और इसका उल्टा एक बहनोई है। ठीक है, इसका एक बहनोई है सेक्शन 66, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है, एक है 61 ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल और इसका एक बहनोई है रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब क्या है सर इसका बहनोई, सुनना सर ध्यान से। ठीक है सर, सेक्शन 61, ठीक है, जो है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ये बोलता है यहां पर कैपिटल चेंज हो रहा होगा, लेकिन इसमें शेयर होल्डर की ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही होगी, ना तो कोई लाइबिलिटी हट रही होगी। ठीक है, मतलब ना तो कुछ आ रहा होगा ना तो कुछ जा रहा होगा, मतलब ना तो कुछ लेना होगा ना तो कुछ देना होगा। शेयर होल्डर के राइट अनअफेक्टेड है। लेकिन 66 रिडक्शन ऑफ कैपिटल में लेन देन की बात होगी, मतलब वहां पर शेयर होल्डर की या तो राइट बढ़ेंगे या तो राइट घटेंगे, या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या तो लाइबिलिटी घटेगी, मतलब शेयर होल्डर के साथ कुछ ऊंच नीच होगी। ठीक है, आइए सर, एक काम करता हूं, पहले 61 करता हूं फिर तुरंत 66 कर देता हूं, जिससे आप दोनों को कंपेयर कर सको। सर, ये ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑब्वियसली एक लिमिटेड कंपनी में लगेगा जो लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय शेयर विद गारंटी है। सिर्फ गारंटी वाले में लग नहीं सकता क्योंकि कैपिटल है ही नहीं, तो ऑल्टर किसको करोगे? ठीक है, तो सर अगर आप कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो, जैसे 10,000 शेयर हैं आपके, 10 लाख शेयर है ऑफ 100 ईच, आप कर रहे हो 15 लाख शेयर ऑफ 100 ईच, ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो, दैट इज ऑल्टरेशन। या आप कंसोलिडेट या डिवाइड कर रहे हो लार्जर अमाउंट ऑफ शेयर्स में, आपके पास 10 लाख शेयर्स हैं ऑफ 10 ईच, आप उसको कर दे रहे हो 1 लाख शेयर ऑफ 100 ईच, मतलब वैल्यू को कंसोलिडेट कर रहे हो। दूसरा, आप कन्वर्ट कर रहे हो एनी फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा, आप शेयर्स को स्टॉक में या स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब क्या है, इशूड कैपिटल को आप बना रहे हो ऑथराइज कैपिटल या ऑथराइज को कर रहे हो इशूड। चौथा, सब डिवीजन, मतलब 10 लाख शेयर ऑफ 10 ईच है, आप उसको बना रहे हो 100 लाख शेयर, मतलब 1 करोड़ शेयर ऑफ 1 रुपया ईच। या आप कैंसिल कर रहे हो अनकॉल्ड कैपिटल या अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल को, मतलब आपने 1 लाख शेयर इशू किए थे, 95,000 शेयर लोगों ने खरीद लिए, 5,000 शेयर अभी भी बाकी हैं, आपने 5,000 शेयर को कैंसिल किया, वापस ऑथराइज कैपिटल में ऐड कर दिया, शेयर होल्डर को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा, वो तो उतना का उतना ही है। ठीक है सर, द कंपनी इन कोर्स ऑफ ऑल्टरेशन शैल पास एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, पहले आपको एक ओआर पास करना है। सर ओआर क्यों, एसआर क्यों नहीं? अरे शेयर होल्डर का कहां कुछ राइट चेंज हुआ, शेयर होल्डर को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा, हो तो चुपचाप बैठ के देख रहा था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसलिए ओआर पास करेंगे। उसके बाद आप आरओसी को इन्फॉर्म करो अंडर SH7, ठीक है, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर, कि भैया मेमोरेंडम में यह बदलाव हुआ है, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। फिर आया सर सेक्शन नंबर 66 में, चलो पहले 66, 66, 66 कहां है? 66, हाँ 66, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अब रिडक्शन ऑफ कैपिटल में सिर्फ 3 केसेस आएंगे। एक सेकंड रुकिए, इसकी अच्छी वाली भी नोटिंग है मेरे पास। एक सेकंड, हाँ, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। अब रिडक्शन ऑफ कैपिटल में सर 3 केसेस आएंगे। सबसे पहला आएगा सर रिडक्शन ऑफ अनकॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल का रिडक्शन, जैसे 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच है, 8 पेड अप है, मतलब मैंने 8 रुपया दे दिया, 2 और बाकी है, कंपनी बोल रही है हम इसको बना रहे हैं 1 लाख शेयर ऑफ 8 ईच, 8 पेड अप, 2 रुपए आपसे नहीं मांगेंगे, तो लाइबिलिटी रिड्यूस हुई ना, राइट इफेक्ट हुआ। दूसरा, राइटिंग ऑफ लॉसेस, मैंने 1 लाख शेयर पे 10 रुपया पेमेंट किया हुआ है, कंपनी बोलती है हमको लॉस राइट ऑफ करना है, तुम्हारा पैसा खा जाएंगे, कंपनी बोलती है आज से 1 लाख शेयर ऑफ 10 ईच 5 पेड अप है, 5 रुपया और दो,
पुराना लॉस राइटअप करने के लिए चला गया। दूसरा, रिडक्शन ऑफ फुल्ली पेड शेयर बाय रिफंड। अब कंपनी के पास 1 लाख शेयर है ऑफ 10 ईच, ठीक है, कंपनी बोलती है इतना पैसा हमको चाहिए ही नहीं, हम 1 लाख शेयर ऑफ 5 ईच करेंगे, फुल्ली पेड अप करेंगे, 5 लाख रुपए आपको वापस दे देंगे। अगर आप नोटिस करो यहां पर, अगर आप नोटिस करो यहां पर, तो यहां पर यही हुआ है कि शेयर होल्डर का राइट चेंज हुआ है, इसीलिए आप एसआर पास करोगे। एसआर पास करोगे तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आएगा, ये बड़ी बात है, इसलिए ट्राइब्यूनल का अप्रूवल भी लगेगा। ट्राइब्यूनल का अप्रूवल के लिए कंपनी उसको अप्लाई करेगी अंडर फॉर्म RSC, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, फॉर्म नंबर 1 विद डिटेल्स ऑफ सीए। डिटेल्स ऑफ सीए, एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, क्रेडिटर का लिस्ट, ऑडिटर के बारे में 2 बातें, ऑडिटर कंफर्म करेगा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सही से हुई है, और क्रेडिटर की लिस्ट में सबका नाम है। ये आप ट्राइब्यूनल को सबमिट करोगे, ट्राइब्यूनल अप्रूवल देगा। अप्रूवल देने में और ट्राइब्यूनल सबको पूछेगा, क्रेडिटर को, आरओसी को, एमसीए को, सेबी को, कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। 3 महीने तक ये ओपन रहेगा ऑब्जेक्शन के लिए। अगर कोई रिप्लाई नहीं आया, मान लेंगे ऑब्जेक्शन नहीं है, और अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो उसके बाद ट्राइब्यूनल इसको अप्रूव करके कंपनी को दे देगा, कंपनी आरओसी को इन्फॉर्म करेगा विद इन 30 डेज ऑफ रिडक्शन, और रिडक्शन हो जाए, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो किसी क्रेडिटर का नाम गलती से छूट गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा? अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई तो जो बाकी मेंबर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे उस क्रेडिटर को पे ऑफ करने के लिए। हर एक मेंबर कंट्रीब्यूट करेगा, भले ही उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट रहा हो या ना रहा हो छोड़ने में। लेकिन अगर यह प्रूव हो गया कि कोई ऑफिसर ने जानबूझ के किसी क्रेडिटर का नाम नहीं लिखा था, तो उसके साथ एमसीए हो जाएगा। मतलब वो मिस रिप्रेजेंट कर रहा था, कंसील कर रहा था, अबेट कर रहा था, एमसीए, तो सीधा पेनल्टी लगेगा अंडर सेक्शन 447। मतलब सीधा ऐसे टक से गोली मार देंगे उसको, एकदम गुलिया मार देंगे, गुलिया, गुलिया मार के माथा खोल देंगे, गुलिया मार के माथा खोल देंगे, ठीक है। हुआ? आओ सर, अब आते हैं सेक्शन नंबर 62 में। ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, थोड़ा बड़ा है लेकिन फेवरेट है, ठीक है। सर 62 में 3 पार्ट हैं, एक है 62(1)A, एक है 62(1)B और एक है 62(1)C। 62(1)A बात करता है राइट इशू के बारे में। सर राइट शेयर्स किसको मिलते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलते हैं कंपनी के। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको डिस्काउंटेड प्राइस पर कंपनी के शेयर ऑफर किए जाते हैं, जिसमें वो खुद भी शेयर को ले सकते हैं और किसी और को भी दे सकते हैं। प्रोसीडियर बढ़िया है, जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्ड कर रहे हो उसके लिए आपको नए शेयर मिलेंगे 2:1 या जैसे जो भी। अगर एक ऑफर लेटर आपको भेजा गया है शेयर होल्डर को, तो जनरली 15 दिन से 30 दिन का टाइम मिलता है उसको अलाउ करने पे, नॉट लेस देन 15 बट ग्रेटर देन 30। लेकिन इसका एक रूल है, रूल 12A, जो ये बोलता है कि एमसीए ने ये बोला है कि 7 दिन से कम तो नहीं देना चाहिए। तो अगर रूल में लिखा है 7 दिन से कम नहीं देना चाहिए, तो हार्मनी मेंटेन करते हुए, याद है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, हम 7 से 30 दिन का दिन ले लेंगे। लेकिन अगर हम एक प्राइवेट कंपनी है और हमने सेक्शन 92 और 137 को फॉलो किया है, प्लस हमने 90% ऑफ मेंबर्स का अप्रूवल ले लिया है, तो हम लेस देन 15 डेज के लिए भी इसमें जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सर अगर मेंबर्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं राइट इशू को, ठीक है, तो बोर्ड क्या कर सकता है? फिर वो शेयर्स को पब्लिक को दे सकता है और पब्लिक को इशू कर सकता है। अच्छा, ये जो ऑफर है, ठीक है, वो ऑफर ओपनिंग के इससे पहले राइट अवेलेबल हो, उससे 3 दिन पहले लोगों को पता चल जाना चाहिए कि उनके पास राइट होने वाला है, ठीक है। ये हो गया 62(1)A, ठीक है। अब है 62(1)B, ईसॉप, ठीक है। सर ईसॉप के लिए भी एसआर चाहिए? हाँ, इन तीनों ही केस में एसआर चाहिए। ईसॉप किसको दिया जाता है? सर कंपनी के एम्प्लॉय को ऑफर किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड कंपनी में काम कर ले तो एक डेफिनेट प्राइस में वो शेयर्स पा सकता है। ईसॉप में भी एसआर चाहिए सर? हाँ। सर प्राइवेट कंपनी भी ईसॉप करती है? हाँ, लेकिन प्राइवेट कंपनी चाहे तो वो एसआर की जगह ओआर पास करके भी ईसॉप कर सकती है। उसको ये एग्जाम्शन पाने के लिए कुछ नहीं करना, खाली 92 और 137 को फॉलो करना। रूल ईसॉप का दिया है 12 में, क्वेश्चन आएगा यहां से। इंप्लॉय को ईसॉप मिल जाएगा लेकिन परमानेंट होना चाहिए। डायरेक्टर होल्ड टाइम हो या पार्ट टाइम, दोनों को मिल जाएगा ईसॉप, चाहे होल्डिंग हो, सब्सिडरी, एसोसिएट। यहां पर आए
लेकिन अगर कोई डायरेक्टर या प्रमोटर के पास ऑलरेडी 10% कंपनी का कैपिटल है तो उसको ईसॉप नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा। अब अदर देन लिस्टेड कंपनी होगी तो एसआर पास करेगी, एक्सप्लेनेटरी नोटिस दिया जाएगा, फ्रीडम दिया जाएगा एक्सरसाइज प्राइस खुद डिसाइड करने का, मिनिमम वेस्टिंग पीरियड 1 साल होगा, लॉक इन पीरियड तो कोई डेफिनेट नहीं है, कंपनी चाहे तो कर सकती है। स्वेट इक्विटी में लॉक इन पीरियड 3 साल का है, यहां पर डेफिनेट नहीं है। नो राइट ऑफ बोनस या डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया जाएगा अंटिल अलॉटमेंट ना हो। क्या हम ऑप्शन किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन प्लेज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक इंप्लॉय एलिजिबल होगा। अगर वेस्टिंग पीरियड के दौरान इंप्लॉय की डेथ हो जाती है तो इमीडिएटली उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव पैसा दे के वो शेयर खरीद सकता है, इंस्टेंटली वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन पर यह ऑफर आपको नहीं मिलेगा। 62(1)(c), अगर आप एक डेट को, डिबेंचर को, ठीक है, इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो, या मान लीजिए आपने कोई लोन लिया था और आज उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो राइट शेयर वाले चिल्लाने लगेंगे कि हमें भी दो, हमें भी दो। दिस इज नॉट कॉल्ड इशू। तो अगर कोई लोन या डिबेंचर आपने लिया है फ्रॉम गवर्नमेंट, अब देखो सेक्शन तो बोलता है फ्रॉम गवर्नमेंट, लेकिन बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिया है उन्होंने इसको नॉन गवर्नमेंट वाले में भी अप्लाई किया है, तो गवर्नमेंट होना जरूरी नहीं है। किसी से भी आपने लोन लिया है और आज आप उसको अगर इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये सेम प्रोविजन लगेगा। वेस्टिंग पीरियड होता है जिस पीरियड में आप खरीद सकते हो, लॉक इन पीरियड का मतलब होता है खरीदने के बाद कब तक बेच नहीं सकते। दोनों अलग अलग चीज है। आइए, ओके। तो सर यहां पर क्या बोला सर, अगर ये मतलब ऑर्डर दिया गया है कि इसको लोन को कन्वर्ट करना है डेट या इक्विटी में, तो क्या लोन को डेट इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सर। अगर मान लो सर, ठीक है, कि कंपनी के साथ ये कन्वर्जन जबरदस्ती कराया जा रहा है, तो क्या कंपनी ट्राइब्यूनल के पास जा सकती है? हाँ सर, 60 दिन के अंदर। और ट्राइब्यूनल के पास जाके कंपनी गिड़गिड़ाएगी, कंपनी बोलेगी देखिए सर, प्लीज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को कंसिडर करिए, जिस बेसिस पर हमने डिवेंचर दिया था उसको कंसिडर करिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंसिडर करिए, आप हमारे फिट पर ध्यान दीजिए ना, उसके बेसिस पर इक्विटी शेयर मांगिए। ये क्या इतना सारा इक्विटी मांग रहे हैं, इतना सब थोड़ी ना दे पाएंगे, हमारे फिट पर कॉन्सेंट्रेट करिए, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पर, हमारे इंटरेस्ट पर और हमारे टर्म्स ऑफ द इशू पर। वाओ, अच्छा। अब आता है सेक्शन 63, इशू ऑफ बोनस शेयर। इस पे क्वेश्चन आता है, बच्चा भूल जाता है ये सेक्शन। हाँ, कांस्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है और बच्चा हमेशा भूल जाता है। ठीक है, इशू ऑफ बोनस शेयर में बोलते हैं सर, बोनस खाली फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं। बोनस बोनस को फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से दिया जाएगा। इससे क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन यहां पूछते हैं व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर। तो बोनस शेयर के लिए ए बी सी डी ई एफ जी, सी नहीं, ए बी सी डी ई एफ कंडीशन पूरी करनी है बिना सी के। तो ए, आपके आर्टिकल में पावर होनी चाहिए। बी, बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होना चाहिए और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। ई, इंप्लॉइज का ड्यूज का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। डी, आपने भैया प्रिंसिपल या इंटरेस्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। एफ, पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा बोनस के लिए, और एक बार बोनस दे दिया तो बोनस वापस नहीं जाएगा। ठीक है, बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता है कंपनी को, इसलिए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है। ठीक है, अच्छा। एक सेक्शन 64 है, बड़ा ही छोटा सा सेक्शन है, बड़ा ही इजी सा है, कि रजिस्ट्रार को आपको नोटिस देना है फॉर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब अगर आप शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर रहे हो अंडर सेक्शन 61,
या आप शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर कन्वर्जन कर रहे हो डेट टू इक्विटी अंडर सेक्शन 62, या रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हो अंडर सेक्शन 55। ठीक है, तो इस केस में आपको फॉर्म SH7 विद द ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ अ मेमोरेंडम 30 दिन के अंदर आरओसी को सबमिट करना। मतलब आप बेसिकली आरओसी को बता रहे हो कि मैं ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल कर रहा हूं। नहीं करने से 30 दिन में 500 रुपया पर डे करके पेनल्टी लगेगी, कंपनी को 5 लाख, ऑफिसर को 1 लाख। 65 वो सेक्शन है जिसको आईसीआई ने अपने मॉड्यूल से हटा दिया, बट फिर भी जस्ट मैं बोल देता हूं। मान लीजिए आप एक अनलिमिटेड कंपनी हो और आप अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हो लिमिटेड कंपनी में। तो अगर आप एक अनलिमिटेड से लिमिटेड कंपनी में जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप हैं तो आपको या तो अपने शेयर की नॉमिनल वैल्यू बढ़ानी है, नॉमिनल वैल्यू बढ़ाने के बाद आपको कसम खानी है कि अंडर एनी सर्कमस्टेंस आप ये पैसा, ठीक है, अंडर एनी सर्कमस्टेंस आप ये पैसा वाइंडिंग अप के टाइम पर, ठीक है, वाइंडिंग अप के टाइम पर ही मांगोगे और किसी केस में इसको वैलिड नहीं करोगे। ठीक है, ये पैसा आप वाइंडिंग अप के केस में ही मांगोगे और किसी केस में इसको नहीं मांगोगे। ठीक है, ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ही आप ये पैसा मांगोगे और किसी केस में आप इसको नहीं मांगोगे। ठीक है, ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। इज इट क्लियर सर? बोलो। एब्सोल्युटली क्लियर। यहां तक कोई डाउट सर इसमें? ठीक है, नहीं, ये क्लियर। ओके ओके। फिर आया सर सेक्शन नंबर 67, रिस्ट्रिक्शन। सर एक कंपनी अपने खुद के शेयर मार्केट से नहीं खरीद सकती। देयर इज अ क्लियर कट रिस्ट्रिक्शन दैट अ कंपनी कैन नॉट परचेस इट्स ओन सिक्योरिटीज फ्रॉम द मार्केट। बिल्कुल नहीं कर सकती। एक कंपनी अपने खुद के शेयर मार्केट से नहीं खरीद सकती। नो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल हैव द पावर टू परचेस इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। नहीं कर सकती। ना ही लोन दे सकती है किसी और को उसके शेयर मार्केट से खरीदने की। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। अब सर ये सेक्शन किसको नहीं अप्लाई करेगा? बैंकिंग कंपनी को नहीं अप्लाई करेगा, नॉन बैंकिंग कंपनी को नहीं अप्लाई करेगा। एक ऐसी कंपनी जिसमें ईसॉप के लिए स्कीम शेयर्स को इश्यू किए गए हैं फ्री में या सस्ते दामों में, उसको नहीं अप्लाई करेगा। या अगर कोई कंपनी 6 मंथ का एडवांस दे रही है, ओए, चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 के बाद आता है। ठीक है, इसलिए वहां पर एनुअल सैलरी है। 4 पहले आता है, इसलिए यहां पर 6 मंथ सैलरी है। तो 6 मंथ सैलरी तक आप दे सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आपने दिया, अपने खुद के शेयर खरीद लिया उसने फिर कंपनी के, तो वो 67 का उल्लंघन माना जाएगा। ये चैप्टर 4 है, ये पहले आता है, यहां 6 मंथ्स है। वो चैप्टर 5 है, वो बाद में आता है, उसमें 12 मंथ्स। अब आया सर रूल 16। अब रूल 16 बोलता है सर इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स purchase can only happen through recognized stock exchange, common sense. Unlisted shares are valued by registered valuer. This section shall not apply for redemption of preference shares, क्योंकि उसके लिए सेक्शन 55 है। सेक्शन 67 किसको नहीं लगता? एक प्राइवेट कंपनी को भी नहीं लगता। लेकिन कौन सी? जिसने 92 और 137 का डिफॉल्ट ना किया हो, जिसमें कोई बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर नहीं होना चाहिए, जिसकी बोरोइंग फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डज नॉट एक्सीड 2 times द पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच एवर इज लोअर। आप बता सकते हो ये सेम कंडीशन आपने कहां लिखी है? ठीक है, आप बता सकते हो ये सेम कंडीशन हम लोग ने कहां पढ़ी है? कैन यू टेल मी, ये हम लोग ने सेम चीजें कहां पढ़ी है? ये सेम चीज हम लोग ने कहां पढ़ी है? अरे बोलो ना यार, ये सेम कंडीशन कहां पर पढ़ी है? स्टार्टअप कंपनी में पढ़ी थी ना, डिपॉजिट वाले चैप्टर में। कभी तो मुंह खोल के बोल दिया करो। ठीक है, आइए। हर टाइम मुंह बंद रहता है। लेकिन सर अगर इसका सेक्शन का किसी ने उल्लंघन किया तो भैया मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 25 लाख, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 25 लाख। ठीक है, और प्रिजन होगा 3 साल तक। कितना साल तक? 3 साल तक। ठीक है, 3 साल तक। सर अब आज का टाइम तो मेरे को होते हुए दिख रहा है। आज का टाइम तो मेरे को होते हुए दिख रहा है। तो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों को ये 2 सेक्शन, जो 68, 69, 70 और 71 4 सेक्शन है, इसको कल के साथ करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं।
कोई दिक्कत नहीं। कल हमारा कौन सा टॉपिक है भाई? 4 सेक्शन उसके साथ करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। कल हमारा 6 और 8 है। ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 6 और 8 के साथ तो 4 का 4 सेक्शन निपटा देंगे कल। चलो ठीक है। यहां पर हम लोगों ने किया है फ्रॉम, लिख लो लिख लो लिख लो, हम लोगों ने यहां पर ये सेशन किया है फ्रॉम 43 टू 67, यहां तक किया है। और इसके साथ हमें करना है 68 टू 71। ये तो कल ही निपटा देंगे। चलो ठीक, कोई नहीं, हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और भैया थोड़ा सा ना पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो। बहुत जल्दी हम एक टेस्ट का शेड्यूल अनाउंस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोगों ने टेस्ट को हायर कर लिया है। मैंने एक इवैल्यूएटर टीम को हायर किया है, आज ही किया है, अभी तुम्हारे क्लास के दौरान ही बातचीत हुई है। सो बहुत जल्दी आपके टेस्ट आने वाले हैं। सो गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, रिविजन जिस दिन खत्म होगा उसके अगले महीने में टेस्ट रख दूंगा, 31 तारीख को रिवीजन कराने के बाद ही। ठीक है, जनवरी और सितंबर दोनों के लिए। ओके, बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस। और यार प्लीज लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यार, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करा रहे हैं तो।